नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क में हारी जिसकी राइटर है अन्ना इलियास। हेलो आका जी। कैफ ने मामूल से हटकर रईत के घर चहल पहल देखी तो ठठक गया। फौरन शहाब को फ़ोन मिलाया। हाँ बोल कैफ। शहाब किसी मिनिस्टर से मिलकर घर वापस आ रहा था जब कैफ की कॉल रिसीव की। बैग शीशों वाली मर्सिडीज़ की पिछली सीट पर बैठा मज़े से अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। आका जी, आज यहाँ बहुत चहल पहल लग रही है। कैफ की बात पर उसने अखबार तय करके साइड पर रखा। अब वो पूरी तरह फ़ोन की जानिब मुतवज्जे था। क्या कह रहा है? शहाब कुछ चौंका। आका जी, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, मगर आपके हुक्म के मुताबिक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और तो और, अभी एक जनरल की गाड़ी भी देखी है मैंने यहाँ। कैफ की बात पर शहाब के हाथों तोते उड़े। वो इतना तो समझ गया था कि रईत की पहुंच काफ़ी है, मगर फौजियों से ताल्लुकात होंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। नहीं, कोई कार्रवाई करनी भी नहीं है। तो एक काम कर, कल रात अगर घर में ज़्यादा लोग ना हुए तो अंदर जाकर थोड़ी तांग झांक करके देख कि आखिर है कौन कौन यहाँ। ये कमीना तो कोई बहुत ऊंची चीज़ लग रहा है। शहाब दांत पीस कर बोला। और सुन, इस तरह जाना कि पकड़े ना जाओ। ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। किस जंजाल में फंस गया। शहाब अब की बार झुंझलाया। अरे आका जी, आज तक कभी पकड़ा गया हूँ? कैफ ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है। लहजा कोफत ज़दा था। फ़ोन बंद हो चुका था। खाना खाकर सब मेहमान बारी बारी रुखसत होना शुरू हुए, सिवाय उन चंद मेहमानों को जो दुबई से आए हुए थे। मिशाल और मुंजा ने मतीबा को रईत के कमरे में पहुंचा दिया। ताज़ा गुलाब की पत्तियों से सजा कमरा, बेड के चारों तरफ नेट के पर्दे के ऊपर पत्तियों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे में ड्रेसिंग, राइटिंग टेबल और बेड की साइड टेबल्स पर जा बजा इलेक्ट्रिक कैंडल्स सजाई हुई थी। मतीबा ने एक गहरा सांस खींचा। मुंजा और मशाल उसे बेड के बीचों बीच बिठाकर चली गई। मतीबा ने बेदिली से ये सब देखा। उसे सांस लेना दुश्वार होने लगा। उठकर राइटिंग टेबल के साथ रखे बने बीन बैग्स के बने सोफे पर बैठी। अब तक तो सब ड्रामा खुश असलूबी से प्ले कर लिया था, मगर कमरे में अंदर आकर रईत की सेहत सजाने वाला ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो क्यों खामखा में ये सब करती? कुछ सोचकर अपनी जगह से उठी। सुबह में ही मिशाल उसके वो चंद कपड़े जो अब तक उसने खरीदे थे रईत की अलमारी में सेट कर गई थी। मतीबा अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी खोली। सामने ही रईत के कपड़े टंगे थे। क्रेड की खुशबू ने उसे अपने असार में ले लिया। रईत से अक्सर उसी परफ्यूम की खुशबू आती थी। मुतीबा ने सर झटक कर अपने कपड़े कपड़े पकड़े। अलमारी बंद करके वो ज्वेलरी उतारने के लिए अभी ड्रेसिंग के सामने खड़ी ही हुई थी कि रईत दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। कानों से जेवर उतारते हाथ काम पे। रई ने दोबारा बंद करते एक नज़र मतीबा के सजे सवरे मगर किसी कदर बेगाने रूप पर डाली। घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखा। अभी वो बास्केट उतारने ही लगा था कि पीछे से आती मतीबा की आवाज़ पर ठटक कर हाथ रोके। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको इन सब हालात से गुजरना पड़ रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन आपको मुझे मेरे अपने कमरे में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हम इसका कोई और हल नहीं निकाल सकते? मतीबा को शर्मिंदा लहजा रेत को उसकी जानिब मुड़ने पर मजबूर कर गया। आप हमेशा मुतबादिल रास्ते ही क्यों तलाश करती हैं? जो हो रहा है उसे वैसे ही कबूल क्यों नहीं करती? रईत के सवालों पर उसने चौंक कर उसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा। इसलिए कि मैं हकीकत पसंद हूँ और शराब के पीछे नहीं भागती, क्योंकि मैं जानती हूँ शराब के पीछे भागने वाले खाली हाथ रह जाते हैं, और मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना चाहती। मजबूत लहजे में वो बोलती, बिना सिंगार के भी सीधा रईत के दिल में उतर रही थी। वो मतीबा को उसी एतमाद का तो दीवाना था। मोहब्बत कभी भी शराब नहीं होती। रईत की बात पर उसने एक संजीदा निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। बास्केट उतार कर बेड पर रखते वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जे था, जिसका दुपट्टा सर से उतरकर कंधों को ढांपे हुए था। मेरे नज़दीक मोहब्बत सिर्फ एक कशिश है। मतीबा ने अपना ख्याल जाहिर किया। और मेरे नज़दीक यही सब कुछ है। हाँ, कशिश तो ये वाकई है, और इसीलिए आज मुझे आप भी बहुत बहुत पुरकशिश लग रही है। रईत के इतने वाज़ेह इजहार पर मतीबा शशदर रह गई। मेकअप का कमाल है। मतीबा के साफ को अंदाज पर वो कहका लगाए बगैर न रह सका। ये लड़की पहली देखी है जो ये कहने की बजाय कि ये नेचुरल ब्यूटी है, मज़े से अपने खूबसूरत लगने को मेकअप का कमाल कह रही है। रई ने उसकी बात को खूब इंजॉय किया। प्लीज़, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि मैं जैसी एक आम सी शक्ल सूरत वाली लड़की तो कभी आपकी चॉइस नहीं हो सकती, तो फिर मैं क्यों खुद को धोखे में रखूँ? मुतीबा ने आखिरकार दिल कड़ा करे वो सब कह दिया जो वो अब तक रईत के लहजे में महसूस कर रही थी। रईत के बदलते अंदाज उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। वो इन सब पर बंद बांधना चाहती थी, और इस सब के लिए अब उसे खुलकर बात करनी थी। अफसोस, लोगों को जानने का दावा आपका मेरे बारे में तो गलत साबित हुआ है।
रई ने अपनी गहरी हेजल आंखों में उसके खूबसूरत चेहरे को जकड़ा। क्या मतलब? उसने उलझकर रईत को देखा। सवालिया नजरों ने रईत को बेचैन किया। मेरे लिए ज़ाहिरी खूबसूरती कभी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो अंदर की खूबसूरती कशिश रखती है। और अफसोस आप अपनी अंदर की खूबसूरती को मुझसे छुपाने में नाकाम हुई। मुझे तो उस अंदर की मतीबा से मोहब्बत है जो साफ खरी है, जिसके चेहरे पर खूबसूरत लहजे का मास्क नहीं चढ़ा, जो अंदर बाहर से बिल्कुल शफाफ आईने की तरह दिखती है। रईत के इतने वाज़ेह इजहार ने मतीबा को गुम कर दिया। कैसा शख्स था वो, जिसने ना उसकी आंखों की तारीफ की थी, ना होंठों पर मर मिटने के दावे किए थे, जिसके नज़दीक ना उसके गाल कोई मायने रखते थे, न घनेरी जुल्फ की तारीफ में उसने दुनिया जहान के कलाबे मिलाए थे। वो तो उसके बातन पर फिदा था, वो तो उसके अंदर तक झांक चुका था, वो उसकी सच्चाई का मोतरफ था। मतीबा शशतर उसे 2 कदम और बढ़ते देख रही थी। जो उसके करीब आते धीरे से उसके हाथ थाम चुका था। सर। मतीबा कुछ कहने वाली थी कि उसके सर कहने पर रईत गमगीन आवाज़ में उसे टोक गया। मगर मेरी ज़िंदगी की किसी भी प्लानिंग में मोहब्बत कहीं नहीं है। मतीबा उसके हाथ थामने पर चौंकी। उसकी बोलती नज़रों से नज़रें चुराते सर झुका गई। राइद अपनी मोहब्बत के सामने उसका ये बस बस अंदाज देखकर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मोहब्बत तो प्लानिंग से होती ही नहीं, और जो मोहब्बत प्लानिंग से हो वो तो सिर्फ सौदा होता है, ख्वाहिशों का सौदा, हवस का सौदा। और जैसे ही ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं, मोहब्बत झाग की तरह बैठ जाती है। रेद उसकी जानिब थोड़ा सा झुका। उसका एक एक लफ्ज़ मुतीबा के दिल में उतर रहा था। मेरी मोहब्बत आपको कभी मजबूर नहीं करेगी, मगर आपकी बेअतनाई के बावजूद मैं खुद को आपसे मोहब्बत करने से रोक नहीं सकता। ना आप रोक सकती हो। रईत का हरदरम लहजा मुतीबा को साकित कर गया। मैं अब भी अपने अल्फाज पर कायम हूँ जो आपसे निकाह के वक्त किए थे। इस निकाह को रिश्ते में नहीं बदलना चाहूँगी, तो मैं कभी मजबूर नहीं करूँगा। रईत ने उसे फिर से यकीन दिलाया अपने अल्फाज का। मोहब्बत की यह वारदात तो मुझ पर हुई है, आपको इसकी सज़ा कभी नहीं दूंगा। मोहब्बत से चूर लहजा मतीबा की धड़कनें बेतरतीब कर रहा था। अकीदत के फूल उसकी पेशानी पर सजाते रई ने उसके हाथ छोड़े, खामोशी से मुड़कर अलमारी की जाने बढ़ा और फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गया। वारदात तो मतीबा के दिल पर भी हुई थी और वो सजा झील रही थी, मगर रईत के एहसान को मोहब्बत के रूप में कैसे बदल देती। रईत के बाहर आते ही वो खामोशी से कपड़े लिए वॉशरूम में चली आई। बाहर आई तो तमाम लाइट्स बंद थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक मोमबत्तियां पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ी। रईत बेड के किनारे पर करवट लिए लेता था, बाकी का पूरा बेड खाली था। मतीबा कुछ सोचकर सामने रखे बीन्स बैग के बने सोफे की जाने बढ़ी। रईत उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए सीधा हुआ। मतीबा, इससे पहले कि वो उसे टोकता, मतीबा उसके कुछ कहने से पहले ही बोली, प्लीज़, मुझे पहले ही बहुत नेदामत हो रही है कि मेरी वजह से आपका आराम भी ख़राब हो रहा है। मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मतीबा ने उसकी बात काटी। अभी तक आप इतना तो जान चुकी होंगी कि मैं किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाला शख्स नहीं। आप 2-3 दिन मेरे कमरे में मेरी मेहमान हैं और मेहमानों के साथ मैं बुरा सलूक नहीं करता। रईत की बात पर वो उसे बेबसी से देख कर रह गई। आप आराम से बिना किसी खौफ के यहाँ आकर लेट जाइए प्लीज़। रईत के अंदाज पर वो हाथ मरोड़ने लगी। वैसे भी आप जितनी बाएतमाद है, मुझ बेचारे को तो किसी खातिर में लाती ही नहीं, तो फिर मुझसे खौफ कैसा। रईत ने हाथ सर के पीछे बांधते उसका जायज़ा लिया। लेमन कलर के दीदा जेब सूट में वो पहली बार उसके दुपट्टे को कंधों पर देख रहा था, वरना वो हमेशा दुपट्टा सर पर और जिस्म पर लपेट कर रखती थी। चादर किस अंदाज में, मर्द कभी बेचारा नहीं होता। मुतीबा उस पर चोट करती खामोशी से बैठ कर दूसरी जानिब आकर बैठ गई। आप बैठे बैठे सोती हैं? रईद उसे बैठे देखकर मसनूई हैरत से बोला। नहीं, लेट भी जाती हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप अपना रुख दूसरी जानिब करें। मुतीबा ने उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो मुसलसल उसे घूर रहा है। मैं आप पर कड़ी नज़र रखे हुए हूँ कि कहीं मेरे मुंह दूसरी जानिब करते ही आप फिर से ना भाग खड़ी हों। रेद उसका इम्तिहान लेने पर तुला हुआ था। भाग कर भी कहाँ जाऊंगी, इसी कमरे में होंगी। मतीबा ने जानबूझकर बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। हाँ हाँ, अभी तो 2-3 बकौल आपके आप मुझ पर मुसल्लत रहेंगी। रई ने उसकी बात का मज़ा लिया। जी बिल्कुल, मतीबा ने उसी तरह बैठे बैठे फिर जवाब दिया। ओके देन, गुड नाइट। रईद उसका मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता था, लिहाजा अब की बार शराफत से करवट दूसरी जानिब बदल कर लेट गया। उसके लेटते मतीबा भी चुपचाप करवट दूसरी जानिब लिए लेट गई। अजीब जलूल से उलिये वाला शख्स रईद के ऑफिस के अंदर आने लगा कि गेट पर मौजूद शम्स ने उसे रोका। ओ भाई, कहाँ? उसने हैरान होकर उसे रोका। मट्टी से हटी शलवार कमीज और टूटी जूती पहने खिचड़ी नुमा बालों वाला वो शख्स शम्स को कोई नशे ही मालूम हुआ।
बड़ी हुई शेव और लड़खड़ाते कदमों वाला फाइक रईत से ऑफिस मिलने गया ताकि मोतीबा के बारे में कुछ पूछ सके। तो तुम्हारे बॉस से मिलना है? लड़खड़ाती आवाज़ में वो बामुश्किल अपनी बात पूरी मुकम्मल कर सका। तुम्हारा मेरे बॉस से क्या? शम्स खफगी भरे अंदाज लहजे में बोला। मेरी बेटी यहाँ काम करती थी, कितने दिनों से वो ऑफिस से घर नहीं पहुंची, मैं पूछने आया हूँ कहाँ है मेरी बेटी। गुस्से में बोलते वो हाँफने लगा। लाल अंगारा आंखों से शम्स को घूर रहा था। शम्स उसकी बात पर एकदम चौंका। जहन में एक ही नाम गूंजा, मतीबा का बाप। कौन सी बेटी? अपने शक को यकीन का रूप देने के लिए उसने सवाल किया। मतीबा, उसके जवाब ने शम्स के शक को यकीन की रौनक बख्शी। साहब 2 दिन की छुट्टी पर हैं, जब आएंगी तब तुम भी आना। शम्स की बात पर वो मायूस सा हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ ख्याल आने पर वो शम्स को जुटलाने लगा। मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, सच कह रहा हूँ, यकीन ना आए तो उससे पूछ लो। शम्स अंदर से निकलते एक मुलाजिम को आवाज़ देकर करीब बुलाने लगा। इधर आओ। उसके करीब आते ही शम्स ने उसके कंधे पर बाजू फैलाया। इसको बताओ कि रईस सर ऑफिस में नहीं है कि ऑफिस में है कि नहीं? सर तो 2 दिन की छुट्टी पर है। उसने भी वही जवाब दिया। यकीन करो 2 दिन बाद आओगी, मैं खुद तुम्हें सर के पास लेकर जाऊंगा। शम्स ने उसे यकीन दिलाया। पाइक कुछ सोचकर खामोशी से पलट गया, फिर वापस आया। सुनो, कुछ पैसे होंगे तुम्हारे पास? नशी ने उसे बेबस कर दिया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतीबा की वजह से उसे फाइक को ना चाहते हुए भी उसे पैसे देने पड़े। वो जान गया था उसका नशा उसे मजीद बेगैरत बनाने पर तुला है। बेटी बेचकर वो पहले से ही बेगैरती का सबूत दे चुका है। एक बेगैरती और सही। कुछ पैसे निकालकर उसने फाइक के हाथ में थमाए। अजीब सी खुशी की चमक उसकी आंखों में उभरी। शुक्रिया। खुशी खुशी वो वापस चला गया। सुबह आंख खुलते ही जो सबसे पहला एहसास मतीबा को आया वो उस फासले का था जो रईद और मतीबा में रात सोने से पहले था। डरते डरते उसने करवट बदल कर देखा तो उतने ही फासले पर मगर मुंह के बल उल्टा लेटे रईद को देखकर उसने सुख का सांस लिया। आहिस्ता से उठी, फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई। गर्दन मोड़कर रईद के सोए हुए चेहरे की जानिब देखा जो मतीबा की जानिब था। इतने वजीद शरीक के सफ़र की ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती थी, मगर मतीबा ख्वाहिश भी नहीं करना चाहती थी। वो सारी ज़िंदगी इस एहसास के साथ नहीं रहना चाहती थी कि उसके शौहर ने उसे एहसान के बदले कबूल किया है, चाहे वो अब मोहब्बत का दावेदार था। मगर मोहब्बत से पहले जो एक जज्बा उनके दरमियान परवान चढ़ा था वो एहसान का था। और मतीबा तो ऐसी खुददारी की मारी लड़की थी कि वो ये एहसान किसी सूरत लेने की रवादार नहीं थी। लब भींच कर खामोशी से उठी कि दुपट्टे का कोना खींचा जो उसने उठते साथ ही कंधे पर उड़ाया था। सांस सीने में अटकी। रुख मोड़कर पीछे देखा तो वो नींद में गाफिल रईद के हाथ के नीचे था। वो शायद मतीबा की खुद को तकती नजरों या फिर उसके उठने की आहट की वजह से अपनी पोजीशन बदल रहा था कि मतीबा का दुपट्टा उस हाथ के नीचे आ गया जो उसके तकिए के गिर लिपटा था। मुतीबा ने रुकी सांस बहाल की, आहिस्तगी से दुपट्टा खींचना चाहा, मगर दुपट्टे की सरसराहट अपने हाथ के नीचे महसूस करके रई ने एकदम आंखें खोलकर नींद में डूबी इस्तफामिया नजरें मुतीबा के चेहरे पर जमाई, जैसे पूछना चाह रहा हूँ क्या हुआ। मुतीबा इसकी हरकत में आते ही दुपट्टा पूरी तरह खींच भी ना पाई थी कि वहीं रुक गई। मेरा दुपट्टा। मुतीबा को यह तमाम सिचुएशन नहायत झुंझलाहट और खौफत से दो चार कर रही थी। रई ने पूरी आंखें खोलकर उसकी नज़रों की सिम देखा। अपने हाथ के नीचे दबा उसका दुपट्टा देख कर वो हौले से मुस्कुराया, फिर छोड़कर शरारत से उसकी जानिब देखा। तू नहीं पास तो क्या हुआ, तेरी खुशबू में लुपटा दुपट्टा ही सही। रईत की शेर पड़ने पर मतीबा के कानों की लोई तक सुर्ख हो गई। तेजी से रईत की जानिब देखे बिना उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी। वॉशरूम की कुंडी चढ़ाते सामने नजर आते आईने में अपना चेहरा देखा। हौले हौले कदम उठाती दीवार में नसब शीशे के करीब आई, अपने चेहरे पर हाथ फेरे। मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें ये सब कहने पर मजबूर करता है? आईने में नजर आते अपने अक्स की बजाय आंखों में मौजूद रईत के अक्स से हम कलाम हुई। कोई जवाब न पाकर सर झटका सर बेसन की जानिब झुकाकर मुंह हाथ धोने लगी। जिस लम्हे बाहर आई, रईत बेड की पुश्त से टेक लगाए मोबाइल पर कुछ देखने या पढ़ने में मसरूफ था। मुतीबा को अंदर आते देखकर एक नज़र भरकर उसकी जानिब देखा। मुतीबा उसे नज़रअंदाज किए ड्रेसिंग के पास खड़ी होकर बाल सुलझाने लगी। कमर तक आते उसके लंबे घने स्याह बाल देखकर रईत अपनी जगह से उठा। मुतीबा की तमाम हसियात उसी की जानिब मतवज्जे थी। उसकी नज़रों का इर्तकाज वो नोट कर चुकी थी। उलझन सवा नेज़े पर पहुंच चुकी थी। वो आहिस्ता रवे से चलता उसके करीब से करीब तर आया। मुतीबा दम साधे उसका करीब आना नोट कर रही थी। उसके बिल्कुल पीछे रुकते उसने हाथ बढ़ाकर मुतीबा के बालों को छुआ। मुतीबा ने शस्त्र निगाहों से आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा। रई ने उसके बालों में से एक मोती चुनकर मुतीबा की निगाहों के सामने किया। उसने एक गहरी और मुतमईन सांस फिजा के स्पुर्द की। ये सेब का मोती आपके बालों में क्या कर रहा है? शरारत से आईने में से नजर आते उसके अक्स को देखकर बोला।
रात में उस पार्लर वाली ने मेरे बालों में ढेर सारे लगाकर कोई अजीब सा हेयर स्टाइल बनाया था। जितने हो सके थे रात में निकाल लिए थे, ये रह गया होगा। मुतीबा ने बालों को कैचर में कैद करते जल्दी से जवाब दिया। जान में जान है जो लम्हा पहले रईत खींच रहा था। ओह, मैं समझा आपके बालों में खजाने हैं। तभी ये सेब को मोती भी मिल गया। रई ने मसनूई अंदाज में अपनी अकल का मातम किया। क्यों, मेरे बाल है कि कौमी खजाना? मुतीबा उसके मजाक पर मुंह बनाकर रह गई। वैसे मेरे यहाँ खड़े होते आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे थे? रईत उसके चेहरे की उड़ती हवाइयाँ देख चुका था, इसीलिए उसे नॉर्मल करके जानकर ये सब कहा। इसीलिए कि घड़ी भी 12 बजा चुकी है। मुतीबा ने घड़ी की जानिब देखकर उसे एहसास दिलाया कि वो दोनों उठने में बेहद लेट हो गए। सब क्या सोच रहे होंगे? मतीबा ने उसकी जानिब खुद से हटाने के लिए जो कहा, इस बात का मफहूम सोचकर अपने मातम अकल पर मातम करने को जी चाहा। जबकि वाशरूम की जानिब जाते रईद हैरत आंखों में समोए मुड़ा। वाकई मतीबा उसे जवाब देने की बजाय बेड की जानिब आई। बेडशीट ठीक करते कमाल महारत से रईद को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। रईद मतीबा की सरकत पर नफ़ी में सर हिलाता वाशरूम में जा चुका था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मतीबा ने अपनी जल्दबाजी पर मातम किया। उसी शाम शम्स ने फ़ोन करके रईद को फाइक आम के बारे में बताया। ठीक किया आपने शम्स बाबा, इसका मतलब है शाहब ने उसे जानबूझकर बल से निकाला है ताकि वो मुझ तक आए और उसे मजीद आगे आने का मौका मिले। रईद ने पुरसोच अंदाज में कहा। यकीनन यही मकसद होगा। फाइक तो सिर्फ बेटी को ढूंढने इसीलिए आया है कि उसके नशे का खर्चा पानी बंद हो गया है। अब पैसे लेने की खातिर कुछ तो उसे करना है। बिल्कुल, और शाहब इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता है। रईद की बात की शम्स ने फिर से तायद की। यही बात है। बहुत शुक्रिया बाबा, अब ये केस और भी आसान हो जाएगा क्योंकि मुर्गा खुद शिकंजे में फंसने को आया है। वो तलखी से मुस्कुराया। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर करे। शम्स ने दुआएं देते हुए फ़ोन बंद किया। रई ने उसी वक्त अपने समीर को कॉल की। हेलो, कैसे हो दूल्हे मियाँ? वो शोक लहजे में बोला। अभी कल ही तो उसके रिसेप्शन के फंक्शन में वो मौजूद था। उसकी बात पर रईद ने सर को सामने किचन से नजर आती मुतीबा को देखा जिसकी पुश्त रईद की जानिब थी। बिल्कुल ठीक, खुशबाश। रईद के लहजे में भी शोखी दर आई। माशाल्लाह, और बताओ? रईद ने शम्स के साथ होने वाली गुफ्तगू मनोअन बताई। ठीक है, मैं शाम में आता हूँ तो डिस्कस करते हैं। उसने फ़ौरन आने की हामी भरते फ़ोन बंद किया। रईद उठकर किचन की जानिब गया जहाँ मुतीबा उसकी खाला और मामियों के नरगे में फंसी हुई थी। शक्ल से तो यही लग रहा था। फिर से 12 बजे हुए थे। मुतीबा की शक्ल पर वो आहिस्ता से चलता उसके करीब आकर खड़ा हुआ। भाई कब आओगे तुम दोनों दुबई? उसकी खाला रईद को मुतीबा के करीब खड़ी देखकर बोली। मुतीबा ने चौंक कर बाएं जानिब नहीं देखा। रईद से पहले उसकी खुशबू मुतीबा तक पहुंच चुकी थी। अपनी बदलती कैफियत पर वो खुद भी हैरान हुई। पहले आप जाएंगी तो हम आएंगे ना? रईद की सबके साथ बहुत बेतुकल्फी थी और फौजिया ने तो उसकी माँ की डेथ के बाद रईद को बेहद संभाला था। इसीलिए भी वो उसके बेहद करीब थी और बेतुकल्फी भी इसी कदर। ओह हाय, देखो ज़रा कैसा बेमुरवत है। वो हाथ थोड़ी के नीचे रखे हैरत से बोली। तो क्या कहूँ? वो मुस्कुराया। अच्छा बेटा, ये है अब हमारी कदर। मुतीबा, ये बहुत मतलबी है। तुम आई तो हमें भूल गया। इसे कस के रखना, ये ना हो कल को बच्चे आए तो ये तुम्हें भूल जाए। मुतीबा तो उनकी बात और भी हौन शक्ल लिए नज़रें इधर उधर घुमाने लगी जबकि रईद का कहका बेसाख्ता था। उनके आपसी हालात क्या थे ये बस वो दोनों या फिर हसन और रफ़िया जानते थे। बाकी सबके लिए तो वो एक आम शादीशुदा जोड़ा ही थे। देखो कितना खुश हुआ है बच्चों की बात पर। फौजिया ने रईद के कहके पर मुतीबा को मुतवज्जे करवाना चाहा। मामा, डैडी बुला रहे हैं। इससे पहले कि वो कोई और गुलफशानी करती उनका बेटा उनके मियाँ का बुलावा ले आया। मुतीबा ने उनके किचन से निकले जाने पर सुख का सांस लिया। इस वक्त चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। रफ़िया और रईद की मामानी दोपहर का खाना तैयार करने में मगन थी। उन दोनों की जानिब में मुतवज्जे नहीं थी। क्या मतलब? मुतीबा को उसकी बेवक्त की रागनी की समझ नहीं आई। अब तो दोपहर के 3 बज चुके हैं जबकि आपके चेहरे पर वही टाइम है। रईद ने उसे चिढ़ाया। मेरे मुंह पर इतनी रिसर्च करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मुतीबा ने तड़क कर जवाब दिया। हो सकता है कुछ मिल ही जाए। रईद की बात पर उसने संजीदगी से अब की बार रईद की जानिब देखा जिसकी नज़रों की मफहूम समझती उसके चेहरे की संजीदगी में इजाफा हुआ। मेरी हर बात पर गुस्सा होने से बेहतर है दोस्ती कर लें। रईद ने हाथ उसकी जानिब फैलाया। मैं कौन सी आपकी दुश्मन हूँ? मुतीबा ने मुंह बनाया। नहीं मगर जैसे घूरती हैं, दुश्मन से कम भी नहीं। दोस्ती में तो एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा हो जाती है ना। रईद के पहले हाथ को नज़रअंदाज करने ही वाली थी कि रईद की बात सुनकर चल हमने तवक्कुफ किया। फिर अपना हाथ उसके मजबूत हाथ में ऐसे दिया कि बामुश्किल वो उंगलियां ही थाम सके। रईद ने खुद ही सही से मुसाफा वाला तरीका अपनाया।
दोस्ती तो सही अंदाज में करें, ये क्या कि शशोपंज ख़त्म ही नहीं हो रही। रईद ने मसनूई खफगी से उसे घूरा। मतीबा ने फ़ौरन हाथ खींचा और किचन से बाहर निकल गई। शाम में समीर उसके घर मौजूद था। जितने मेहमान बाकी रह चुके थे उनकी रात की फ्लाइट थी, लिहाजा रईद समीर को लिए अपने रूम में चला गया ताकि उनके माबैन गुफ्तगू उसके रिश्तेदार ना सुन सके। अब बताओ पूरी बात। समीर के कहने पर उसने फिर से वो सब दोहराया जो शम्स ने उसे फ़ोन करके बताया था। ठीक है, तुम कल फाइक को घेरो और कल ही मैं शहाब के खिलाफ झूठे निकाह का नोटिस भिजवाता हूँ। समीर ने फ़ौरन तमाम प्लान तरतीब दिया। ठीक है, रई ने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की। और उस फाइक को कल वापस नहीं जाने देना, यहीं से उसे जेल भिजवाएंगे। जिस वक्त ये तुम्हारे ऑफिस पहुंचे तुमने मुझे कॉल करनी, मैं पुलिस समेत आऊँगा और उसे सलाखों के पीछे धकेलने। समीर ने नफरत से फाइक का जिक्र किया। तू बैठ 1 मिनट। रईद कमरे से निकलकर किचन की जानिब आया जहाँ मतीबा और फौजिया ट्राली सेट करने में मसरूफ़ थी। मतीबा जानती थी कि समीर ही वो वकील है जो उनकी जानिब से केस लड़ेगा। मैं यही कहने के लिए आने वाला था कि मेरे दोस्त बेचारी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर ले। रई ने तशक्कुर से उन दोनों को देखा। भाई तुम्हारी और इसकी अंडरस्टैंडिंग तो माशाल्लाह से कमाल की है। बिन कहे तुम्हारी सब ख्वाहिशें समझ आती है। तुम्हारे दोस्त को सलाम करने के बाद ये सीधी किचन ही आई। मैंने सोचा एक दिन की दुल्हन अकेली काम करती क्या अच्छी लगेगी, तो इसकी मदद के लिए पहुंच गई। फौजिया की बात पर ट्राली में कबाब की प्लेट रखते हुए मतीबा ने घबराकर रईद की जानिब देखा कि वो मुतवज्जे है या नहीं। उसकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर मतीबा ने फ़ौरन पलकों की झालर गिराई। ये तो आप सही कह रही हैं, बिन कहे ही बहुत कुछ जानने लग गई हैं ये, रईद ने गमगीन लहजे में कहा। ये सलमान कहाँ है? मतीबा ने बाल पढ़ने की खातिर जानबूझकर मौजू ही बदल दिया। लहजा का मामूली सा इरताश रईद के लबों पर मुस्कुराहट बिखरा गया। उसके जज्बे उसके लहजे पर यूं असर अंदाज होने लगे थे। इतनी तकवीयत ही बहुत थी। कुछ सूट्स मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिए थे, वो ही लेने गया है। रईद ने अब की बार संजीदगी से कहा। आप फिर खुद ले जाइए ये सब, मतीबा ने कब्ज रखते हुए कहा। मैं ले जाता हूँ, कोई इशू नहीं। बाबा कहाँ हैं? कमरे में जाने से पहले तो हसन लाउंज में सबके हमरा बैठे थे, मगर अभी जब वो कमरे से बाहर आया तो वो लाउंज में नजर नहीं आए थे। वो वकार मामू के साथ शतरंज की बाजी लगाने स्टडी में गए हैं, मतीबा ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। फौजिया बाहर जा चुकी थी। रईद चंद कदम चलकर उसके करीब आया। मुझसे इतना घबराती क्यों हैं आप? न जाने क्यों ये 2 दिन मुसलसल उसकी संगत में रहने की वजह से था कि हर पल दिल उसकी जानिब खिंचता जाता था। उसे खामखा मुखातिब करने को दिल करता था। ये जज्बे कभी किसी के लिए दिल में पैदा नहीं हुए थे। बहुत सी कज़न थी, क्लास फेलोज भी रही थी, मगर न जाने क्यों दिल ने कभी ज़िद्दी बच्चे की तरह किसी की ज़िद नहीं की थी। मगर ये अना रखने वाली मुतीबा उसे चारों खाने चत कर गई थी। सरसरी नज़र उसकी जानिब की मुतीबा ने, क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहती, अपनी औकात अच्छे से पहचानती हूँ। मुतीबा के संजीदा लहजे पर रईद की मुस्कुराहटें लबों से मादूम हुई। चाय ठंडी हो जाएगी, ले जाइए। उसके लब खुलते देखकर मुतीबा ने जल्दी से कहा और खुद भी किचन से बाहर निकल गई। रईद को उसका ये अंदाज न जाने क्यों खौला गया। खामोशी से ट्राली घसीट कर कमरे की जानी बढ़ा। अगले दिन फारिक सुबह ही सुबह रईद के ऑफिस पहुंच चुका था। शम्स ने ऑफिस में इतला पहुंचाई। मरियम ने फ़ौरन रईद के रूम में कॉल मिलाई। सर, वो शम्स बाबा कह रहे हैं कि कोई फाइक नामी शख्स आपसे मिलने के लिए आया है। रईद 2 दिन के तमाम काम चेक कर रहा था। ठीक है, उसे अंदर भेज दो, मसरूफ़ से अंदाज में मरियम को जवाब दिया। फ़ौरन समीर को कॉल मिलाई। हाँ, वो ऑफिस पहुंच चुका है। रईद ने समीर के फ़ोन उठाते ही उसे मतला किया। ठीक है, उसके खिलाफ FIR मैं बनवा चुका हूँ, उससे वारंट गिरफ्तारी लेकर पहुँचता हूँ। समीर ने अपनी पेशरफ्त बताई। ठीक है। रईद फ़ोन बंद करके सामने फैली फाइल्स की जानिब मुतवज्जो हुआ। कुछ देर बाद उसी दिन की तरह अजीब हैयत वाला फाइक रईद के कमरे में दाखिल हुआ। रईद की रगें उस बेगैरत पाप को देखकर तन गई। जी, क्या मसला है आपका? रईद ने सपाट लहजे में उसे मुखातिब किया, जो झूमता झामता बामुश्किल अपने पाँव ज़मीन पर टिका हुए था। मेरी बेटी कहाँ है? उसके सवाल पर रईद का दिल किया उठकर उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाए। बैठो, मगर अपनी सोच के बरखिलाफ उसे बैठने का कहा। कौन सी बेटी और किसकी बेटी? रईद ने गुस्से से भरी नज़रों से उसे देखा। वही बेटी जो यहाँ काम करती थी। कहाँ छुपा कर रखी है मेरी मुतीबा? वो उंगली उठाकर अपनी आवाज़ में चांद पैदा करने की नाकाम कोशिश करने लगा। अपने उस दोस्त से क्यों नहीं पूछते जिसके हाथ तुमने उसे बेचा था? रईद ने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। मैंने नहीं बेचा उसे, निकाह किया था उसके साथ। फाइक की बात सुन के उसे यकीन हो गया कि शाहब उसकी ब्रेन वॉशिंग कर चुका है। अच्छा, सबूत दो कि तुमने ही उसका निकाह करवाया है। रईद ने किसी न किसी तरह तो उसे उलझाना था। क्यों, तुम कौन होते हो जिसको मैं सबूत देता फिरूं? फाइक ने घरा कर कहा। क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम्हारी बदकिस्मत बेटी का शौहर है। मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास करने वाले को तो मैं ज़मीन में गाड़ दूँ।
और बदकिस्मत वो इसीलिए है कि तुम जैसा खबीस इंसान उसका बाप है। रई ने जबड़े भींचकर फाइक को हकीकत बताई। ये नहीं हो सकता। तुम कहाँ से आ गए? मैं पुलिस के पास जाऊंगा। निकाह पर निकाह कैसे हो सकता है? इसका मतलब है तुमने मेरी बेटी अगवा की है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फाइक बढ़ के मारने लगा। परेशान ना हो, पुलिस तक तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। पुलिस खुद यहाँ आ रही है। रईत की बात पर उसे झटका लगा। फौरन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। तुम्हें देख लूंगा मैं। वो भागने को तैयार था कि रईत तेजी से अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पीछे लपका, जो लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की जाने बढ़ रहा था। मगर नशे के बायस उसके कदमों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तेजी से दौड़ सकता, और उसी का फायदा रईत ने उठाया। उसे पीछे से दबोचा। तुम यहाँ से अब हिल भी नहीं सकते। बाहर जाना तो बड़ी दूर की बात है। रई ने उसे झटके से अपनी जानिब मोड़ते कुर्सी की जानिब धकेला। तुम ठीक नहीं कर रहे, वो हकलाया। अभी तो सब ठीक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, फिक्र क्यों करते हो? रई ने उसके कंधे को थपका। हेलो आका जी। शाहब का वो बंदा जो फाइक का पीछा कर रहा था उस वक्त रईत के ऑफिस के बाहर खड़ा शाहब को रिपोर्ट दे रहा था। हाँ भाई, क्या रिपोर्ट है? शाहब आज कुछ देर से उठा था। उस वक्त बैठा नाश्ता करने में मसरूफ था। आका जी, फाइक काफ़ी देर का अंदर ऑफिस में गया हुआ है। बस ठीक है सब। जैसे ही वो बाहर आए तुम उसका पीछा करो और उसे काबू करके मेरे पास ले आना, ताकि उससे गुलवाएं कि उस कमीने इंसान ने उन माँ बेटी के बारे में क्या बताया है। शाहब ने हाथ रोककर उसे हदायत दी। ठीक है आका जी। ओह, ये क्या? फ़ोन बंद करते उसकी नज़र जैसे ही सामने गई, उसके मुंह से अचानक कुछ बेतरतीब से अल्फाज निकले। क्या हुआ? शाहब के भी कान खड़े हुए। आका जी, ये तो पुलिस आ गई है यहाँ। उसका मतहत सामने देखते हुए बोला, जहाँ समीर की हमराही में पुलिस वाले रईत के ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। क्या बकवास कर रहे हो? अंडे और पराठे का लुकमा गुस्से से प्लेट में फेंकते हुए बोला। आका जी, उनके हाथों में हथकड़ी भी थी। ये ये इंसान बहुत शातिर निकला। अब ये मेरे वार के लिए तैयार रहे। शाहब गुस्से से जबड़े भींच कर बोला। फ़ोन बंद करते ही कैफ का नंबर मिला। जी आका जी। कैफ ने फ़ोन उठाते ही ताबेदारी से पूछा। कुछ देर में घर के अंदर फैलांगो, और अगर माँ बेटी मिलती हैं तो फ़ौरन पकड़ के ले आओ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। यहाँ से कुछ और बंदों को भी मैं भिजवाता हूँ जो पहरादारों को काबू करेंगे, और तुम तब तक जायज़ा लेकर बताओ कि किन किन जगहों पर छुप कर वार हो सकते हैं। जिन चंद लोगों को मैं भिजवा रहा हूँ अभी उनके नाम तुम्हें बता दूंगा। तुम फिर उनसे रब्ता रखना। कैफ चुकन्ना होकर उसकी हदायत सुन रहा था। जो हुक्म आज आका जी। उसने फिर से नमक हलाली का सबूत देते कहा। शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। तुझे तो अब ऐसा सबक दूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। गुस्से से एक हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ पर मारी। बस नहीं चल रहा था कि रईत सामने होता और उसे गोलियों से भून डालता। कभी कभी हम खुद पर और अपनी ताकत पर इतने नाजा होते हैं कि जैसे हम दुनिया को फतह करने की सलाहियत रखते हैं और हर किसी को अपनी ताकत के बलबूते पर ज़ेर कर सकते हैं। ऐसा ही जाम शाहब को खुद पर था, मगर वो इस बात से लाइम था कि जिस अल्लाह ने उसे इतना ताकतवर बनाया है वो लम्हों में इंसान को उसी बेजा खुद एतमादी के ज़ेर कर देता है। आका जी। निसार भागता हुआ आया। फूले सांसों के दरमियान वो बस उसे ही मुखातिब कर सका। क्या मौत आई है तुझे? शाहब ने नागवारी से कहा। आका जी, ये अदालत का कोई नोटिस आपके नाम आया है। बंदूक कांधे पर सीधी करते एक लिफाफा उसने शाहब की जानिब बढ़ाया। शाहब ऐसे कई नोटिस का आदी था, जानता था हजारों दुश्मन ये हरकतें करते रहते हैं, मगर इंसाफ तो उसके हाथों में था। दिनों में केस ख़त्म करवा देता। मगरूर अंदाज में वो लिफाफा खोला। जैसे जैसे पढ़ता गया उसकी रगें तन गई। काश तुझे पहले ही काबू कर लेता। अदालत की तरफ से झूठी निकाह और मुतीबा और उसकी मां को धमकियां देने का नोटिस ना सिर्फ आया था बल्कि उसकी पेशी की तारीख भी दर्ज थी। उस नोटिस को गुस्से से मुट्ठी में भींचा कि वो चुड़मड़ा गया। कैफ को दोबारा फ़ोन किया। अभी उसके घर में मत घुसना, बहुत तरीके से वार कर गया है ये शख्स। इसका कोई और इलाज करना पड़ेगा। कैफ को मना करके फ़ोन बंद किया। गाड़ी निकालो, मुझे वकील के पास जाना है। नाश्ता वहीं अधूरा छोड़कर वो वकील के पास दौड़ा। जिस मामले को वो सीधा समझा था वो पेचीदा होता जा रहा था। जैसे ही समीर फाइक को हथकड़ी लगा कर गया, रई ने हसन को फ़ोन मिलाकर बाखबर किया। ठीक है, मैं रफ़िया और मुतीबा को तमाम सूरत से आगाह कर देता हूँ। तुम कोशिश करो कि घर जल्दी आ सको तो आ जाओ। आज तुम्हारी माँ की भी बरसी है। मैं चाह रहा था कि कुछ देगे हम गुरबा में बांट आए। हसन की बात पर उसने एक ठंडी सांस फिजा के सुपुर्द की। जी बाबा, मैं बस घंटे तक आता हूँ। रईत कैसे उस दिन को भूल सकता था जब उसकी माँ बीमारी से लड़ लड़कर थक हार कर आंखें मूंद गई थी। उस वक्त वो फ़कत 10 साल का था। उसकी बीमारी की नोयत और तकलीफ़ का अंदाज़ा तब तो नहीं कर सकता था, मगर अब जब उसे मालूम हुआ था कि फेफड़ों का कैंसर कितना तकलीफ दे होता है तो अपनी माँ की हिम्मत याद आती थी, जिसने अपनी बीमारी का हर लम्हा हिम्मत से गुजारा।
रईत को हरदम वो बीमारी की हालत में भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वेलकम करती। बिस्तर से लगी भी वो हरदम उसके लिए परेशान रहती। इससे पहले कि आंखों की नमी चेहरा भिगोती, उसने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। एक की बजाय 2 घंटे बाद वो फारिग हुआ, सीधा रुख घर की जानिब किया। घर में दाखिल हुआ तो रफ़िया कुछ परेशान सी नजर आई। आपकी परेशान है? लाउंज के सोफे पर उनके करीब बैठते उनकी परेशानी भांप गया। अब कहीं शाहब कोई घटिया हरकत पर ना उतर आए। हसन रईत के आते ही देगो के लिए फ़ोन करने उठ खड़े हुए थे। मतीबा उसे नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, आज तो नोटिस मिलने के बाद वो अब कोई गलत हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह वो कानून को अपने हाथ में ले लेगा। और इतनी अकल यकीनन उसे होगी कि कानून को हाथ में लेने का मतलब सीधा सीधा यही है कि वो ही गलती पर है। रई ने तफसील से उसे समझाया। उसी लम्हे सलमान जूस का गिलास ले आया। रई ने सलमान की फुर्ती पर चौंक कर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो आज की ये मुस्तदी किस खुशी में। वो भाभी ने आज की आवाज़ सुनी, आपकी आवाज़ सुनी तो जूस बनाकर मुझे कहा आपको दे आऊँ। सलमान ने दांत निकाले। उसकी बात सुनकर रईत को मुतीबा की कल की बातें याद आई। मुझे अभी नहीं पीना, फ्रिज में रख दो, सिर्फ पानी का गिलास ले आओ। रई ने साफ इनकार किया। इतनी मेहरबानी कर दी थी तो खुद ले भी आती। मुतीबा का फजूल का ग्रेस उसे गुस्सा दिला गया। सलमान मुंह बनाते ग्लास वापस ले गया। मुतीबा जो किचन में खड़ी कुछ कबाब तल रही थी, साथ ही चाय का पानी रखकर पलटी थी कि सलमान के हाथ में जूस का गिलास वैसे ही देखकर हैरान हुई। भाई जी कह रहे हैं मुझे नहीं पीना, बस पानी का गिलास ले आओ। मुतीबा ने हौले से सर हिलाया। कल जब उसने एहसान फरामोशी वाली बात कही थी तब से ही रईत का मूड खराब हो चुका था। फिर सारा दिन उसने मुतीबा को मुखातिब नहीं किया। रात में मेहमानों के चले जाने के बाद जब उसने अपनी चीज़ें वापस शिफ्ट की, तब भी वो कमरे में मौजूद होने के बावजूद मुतीबा को मुखातिब तक नहीं किया। उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मुतीबा की उसकी नाराज़गी की समझ नहीं आ रही थी। उसने तो हकीकत बयान की थी, वो क्यों मुतीबा से उम्मीदें बांध रहा था। सर झटक कर अपने काम की जानिब मुतवज्जो हुई। हसन ने उसे बताया था कि आज रईत की माँ की बरसी है। 4 कबाब वो खुद लेकर लाउंज में गई, मगर रईत ने एक निगाह गलत तक उस पर नहीं डाली। न चाय को हाथ लगाया न कबाब खाए। कमरे में जाकर कपड़े बदले और हसन के साथ देगें बांटने चल पड़ा। रात भी जब उसकी वापसी हुई तब भी वो उतना ही संजीदा था। कल हो सकता है शाहब की वजह से कोई पेशरफ्त हो। रई ने खाने की टेबल पर हसन को मुखातिब किया। कोई बात नहीं, करने दो, मैं कर्नल हमीद को सारा मामला बता चुका। वो अब अपने तौर पर इस केस को हैंडल करेगा। जजों से वो बातचीत कर चुका है। हसन ने चावलों से भरा चम्मच मुंह में डालते रईत को तसल्ली दिलाई। वो बहुत असर रसूख वाले बंदे थे। आंटी, आप कल जो आपकी हमसाई आई थी उनको फ़ोन करके तैयार रहने का कहिएगा। उनका बयान ऐनी शाहिद के तौर पर लेना है। रईत रफ़िया से मुखातिब हुआ। ठीक है बेटा। रफ़िया खाना ख़त्म कर चुकी थी। खाना खाकर रईत बाहर लॉन में चला गया। मुतीबा बर्तन उठाकर लॉन की जानिब बढ़ी। रईत आहिस्ता रवि से फैंसी लाइट्स के करीब हाथ पीछे बांधे सर को हल्का सा झुकाए अपने कदमों पर नज़र किए वॉक कर रहा था। मुतीबा उसकी जानिब बढ़ी। रईत उसके कदमों की चाप महसूस कर चुका था, फिर भी अपने अंदाज में फ़र्क लाए बिना वैसे ही चलता रहा। मुतीबा उसके हमकदम हुई। कुछ देर खामोशी से उसके साथ चलती रही। रईत का उसे यूँ नज़रअंदाज करना न जाने क्यों मुतीबा को अजीब से एहसास से दो चार कर गया। कभी कभी बिना कहे किसी की तवज्जो के हम इतने आदी हो जाते हैं कि उसका नज़रअंदाज किए जाना बर्दाश्त नहीं होता। मुतीबा भी पिछले दिनों उसकी तवज्जो की इस कदर आदी हो चुकी थी कि अंदाज़ा नहीं था वो यूँ बेखबर और लाताल्लुक भी हो जाएगा। आज आपकी अम्मी की बरसी थी। काफ़ी देर की खामोशी के बाद मुतीबा को समझ न आई क्या कहे, तो उसकी माँ के बारे में ही पूछ लिया। जी, रईत ने मुख्तसर जवाब दिया। आप आज उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मुतीबा के सवाल पर वो चलता चलता एकदम रुका, चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा जो मुंतजिर निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी। मैं आपसे अपनी कैफियत क्यों शेयर करूं? रईत के अजनबी अंदाज पर वो चंद पल उसे देखती रह गई, जिसके लहजे में ही नहीं उसकी नज़रों में भी आज अजनबियत थी। किस रिश्ते का कहती जिसे वो खुद मानने से इनकारी थी? एक दोस्त समझकर? एकदम याद आया, कल ही तो दोस्ती थी। मैं खुद तरसी का शिकार लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता। रईत की नाराज़गी इंतहाई बढ़ चुकी थी। आपके ख्याल में मुझे आपसे कोई लालच है कि मैं हर बार खुद बढ़कर आपकी जानिब आता हूँ? रईत ने बाजू सीने पर लपेटते उसे सर नज़रों से देखा। ये बात नहीं, मगर आप समझ नहीं रहे। मुझे लगता है मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लित कर दी गई हूँ। आप मेरी मोहसिन हैं और मैं आपको ज़बरदस्ती खुद से बांधे नहीं रखना चाहती, जबकि मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ ये जानती हैं कि आपने लोगों को अपनी बातों से तकलीफ़ कैसे देनी है। मैंने तो बहुत साफ दिल से कल आपकी सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ताकि आप जब तक यहाँ रहें इस एहसास के साथ न रहें कि मैंने आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इंसानों को ही अल्लाह ने एक दूसरे की मदद के लिए मामूर किया है। अब आसमान से तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं उतरता
और फिर अब तो हम में रिश्तेदारी भी निकल आई है, तो इस रिश्तेदारी के हवाले से ही ये कोई एहसान नहीं। मगर पता नहीं आप क्यों इस खुद साख्ता ख्वाल से बाहर नहीं आना चाहती। हम नॉर्मल कजन्स की तरह भी तो एक दोस्ती के रिश्ते के हवाले से बातचीत कर सकते हैं ना। लेकिन ना, आपने तो सोचा हुआ कि किसी को खातिर में ही नहीं लाना। रईद अपनी भड़ास निकाल रहा था। मगर आप दोस्ती से आगे की बातें करने लग जाते हैं, वो लहजे में बेचारगी समझ बोली। तो क्या करूं, अब एक जज्बा जो मेरे दिल में आपके लिए बेदार हो चुका है, उससे नजरें चुराने से तो रहा। मुझे अगर साफ वो लोग पसंद है तो वो इसीलिए कि मैं खुद भी वैसा हूँ। रईद ने साफ जवाब दिया। खैर ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, फिक्र मत करिए। अब आप तक अपना कोई एहसास नहीं पहुँचाऊँगा, बेफिक्र रहिए। आप अजनबी बनकर रहना चाहती हैं तो मैं भी अब वैसा ही रहूँगा। वैसे भी केस शुरू हो चुका है, अब आपको ज़्यादा दिन इस अनचाही ताल्लुक के साथ नहीं रहना पड़ेगा। अपने एहसासात बताते बताते वो फिर से अजमियत के ख्वाल में बंद हो गया। अपनी बात ख़त्म करके वो बाहर रुका नहीं, मतवाजन चाल चलता। उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर चला गया। वो खामोश खड़ी उसे खुद से दूर जाता देखती रही। वो कैसे उसे समझाए कि उसकी औकात ही नहीं कि वो रईद की मोहब्बतों की खुद को अहल जाने, जिसने दोस्ती तक के रिश्ते में कभी किसी का एहसान नहीं लिया, वो कैसे इतने अहम रिश्ते की बुनियाद इस हमदर्दी के एहसास से करे। कभी कभी अपनी खुददारी इंसान को बहुत ख्वार करती है। अगले दिन रईद की तवक्को के मुताबिक उसे शहाब की जानिब से अदालती नोटिस ऑफिस में मौसूल हुआ। नोटिस में उस पर निकाह का जुर्म आयद किया गया था। रईद पहले से ही शहाब की जानिब से किसी घटिया चाल की उम्मीद कर रहा था। नोटिस उसे ऑफिस में ही मौसूल हुआ था। अभी वो नोटिस पढ़ ही रहा था कि ऑफिस के नंबर पर कॉल आई। हेलो, मसरूफ़ अंदाज में फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब मरियम थी। सर, कोई शहाब साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मरियम की बात पर वो लम्हा भर को खामोश हुआ। बात करवाओ, कुछ सोचकर मरियम को इजाज़त दी। थोड़ी देर बाद शहाब की करख्त आवाज़ फ़ोन पर उभरी। कैसा लगा सरप्राइज़? अपनी तरफ से उसने बड़ा मोड़का मारा था। मेरे लिए ये बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं था। मैं तुम्हारी जानिब से इससे भी घटिया हरकत के लिए तैयार था। तुमने तो बड़े थोड़े पर सौदा किया है। रई ने उसे जलाने वाली मुस्कुराहट समेत जवाब दिया और हस्बे साबिक वो जलकर राख हो गया। चेहरे पर सख्ती दराई। जब अदालत में घसीटूंगा तब पूछूंगा सौदा कैसा लगा। तो फिर अदालत में ही बात करनी थी ना, पैसे क्यों ज़ाया किए? रेत पर उसकी किसी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हारी जिंदगी से इस सुकून को छीन लूंगा, वो फुनकार कर बोला। तुम्हारी बदौलत ही तो उम्र भर का सुकून मेरी जिंदगी में आया है। मुतीबा का चेहरा नज़रों के सामने घूमा। अब देखना यह है कि जिस झूठ पर तुमने किसी की इज्जत बेचने की कोशिश की थी, उसी झूठ पर तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत किस तरह उछाली जाएगी। रईद ने उसे जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुंह के बल गिरोगे, उसने फिर से धमकी देनी चाहिए। वक्त बताएगा, रईद ने उसे चैलेंज किया। गुस्से में आकर उसने आखिरकार फ़ोन बंद कर दिया। रईद ने सर झटका। 2 दिन बाद उनकी पहली पेशी थी। रईद पूरी तैयारी के साथ था। रफ़िया की हमसाई ने भी बयान रिकॉर्ड करवा लिया था, जो कि इंतहाई मुदल्लल था। उस बयान की वजह से भी उनका केस काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। हर पेशी पर मुतीबा को साथ लाजमी जाना था। वो कुछ घबराई हुई भी थी। हसन, रईद और मुतीबा तीनों गाड़ी में बैठ चुके थे। रफ़िया परेशान सी पोर्टेको में खड़ी थी। रईद ने उन्हें बहुत तसल्ली दिलाई थी। इसके बावजूद माँ थी, परेशान होना तो बनता था। रईद और हसन आगे बैठे थे, जबकि मुतीबा बड़ी सी चादर में खुद को ढांपे पीछे बैठी थी। न जाने क्या बात थी, दिल अजीब सा परेशान हो रहा था। वो अपनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं थी, ना ही उसे इस पेशी से परेशानी हो रही थी। फिर भी दिल में पता नहीं क्यों सन्नाटा छाया था। खामोशी से गाड़ी से बाहर दौड़ते भागते मनाजिर को देख रही थी। तीनों इस वक्त खामोश थे। हसन मुसलसल कुछ विर्द कर रहे थे। रईद की संजीदगी भी इंतहा को पहुंची हुई थी। कोर्ट के बाहर अहाते में गाड़ी पार्क करके वो तीनों अपने अपने दरवाजों से बाहर आए। समीर पहले से मौजूद था, पार्किंग में उनका ही मुंतजिर खड़ा था। उनकी गाड़ी रुकते ही वो तेज़ी से तीनों की जानिब आया। मुतीबा को सलाम करके हसन और रईद से बगैर गिल हुआ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, हसन की किसी बात के जवाब में वो बोला। हसन और समीर बातें करते हुए आगे बढ़े। रईद ने खामोश करी मुतीबा की जानिब देखा, जो अपनी जगह से हिली नहीं थी, ऐसे जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। रईद ने कुछ चौंक कर उसे देखा, फिर न जाने दिल में क्या समाई, हाथ बढ़ाकर मुतीबा का बायां हाथ अपने दाएं हाथ में थामा। मुतीबा ने कुछ चौंक कर उसकी जानिब देखा। रईद ने उसकी हैरान नज़रों को नज़रअंदाज किया और कदम आगे बढ़ा दिए। मुतीबा को ऐसे लगा उसके अंदर का इज़्तिराब किसी हद तक कम हो गया। खामोशी से उसकी पैरवी करती उसके पीछे चलती जा रही थी। कमरा अदालत में पहुंचकर भी रईद ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि सीटों के करीब पहुंचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और फिर खुद भी उसके बराबर बैठ गया। समीर जज के सामने वाली कुर्सियों पर अपनी नशीद संभाल चुका था। हसन रईद के साथ बैठ चुके थे। दूसरी जानिब शहाब भी उन्हें बैठा दिखाई दिया। रईद ने बेहद सर निगाहों से उसे देखा, जो मूंछों को ताव देता मुतीबा को अपनी गलीज नज़रों से देख रहा था।
रेत पर निगाह पड़ते ही ख्वामखा एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालकर मुंह सीधा किए जज को देखने लगा। 5 मिनट बाद दोनों जानिब के वकील अपना अपना केस बयान करने लगे। जज साहब, निकाह पर निकाह करके मेरे साथी वकील के साथियों ने न सिर्फ माशरती गैर इखलाकी का सबूत दिया है बल्कि मज़हब का भी मजाक उड़ाया है। साहब की जानिब से मौजूद वकील ने पहल की। जज साहब, मैं अपने साथी वकील को दुरुस्त करवाता चलूं। जिस निकाह को बुनियाद बनाकर ये यहाँ आए हैं वो निकाह मेरी मुलजमा ने अंजाम ही नहीं दिया और ना ही उन्होंने दस्तखत खुद किए। हत्ता कि जो शख्स उनका पहला शौहर होने का दावा कर रहा है उसको उन्होंने कभी देखा तक नहीं। समीर ने साहब के वकील के जवाब में अपने दलाइल पेश किए। क्या मुलजमा यहाँ मौजूद है? जज ने समीर से सवाल किया। जी बिल्कुल, समीर ने उसकी मौजूदगी की तस्दीक की। मेरी गुजारिश है कि वो इधर आकर अपना बयान हमें भी गोश गुजार करें। जज के कहने पर मुतीबा ने एक नज़र साथ बैठे रईत को देखा जिसने उसका हाथ थपथपाकर जाने का इशारा किया। मुतीबा ने सर झुकाया। खामोशी से उठकर वो कटहरे में पहुंची। कुरान शरीफ पर पहले उसने हलफ लिया गया। जी मोहतरमा, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं? जज की इजाज़त मिलते ही मुतीबा ने एक कारदार निगाह साहब की जानिब डाली, फिर चेहरा घुमाकर रईत की जानिब देखा जिसकी नज़रों से मुतीबा का साथ देने की गवाही दे रही थी। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहूँगी। ये शख्स जो आज यहाँ मेरा दावेदार बना बैठा है इसको मैं हरगिज़ हरगिज़ नहीं जानती। मेरे बाप ने मुझे इसके हाथ बेचा। मुतीबा पल भर को रुकी। अपने लिए इतने तल्ख अल्फाज करना और इतनी भीड़ के सामने किसी तकलीफ से कम नहीं था। मुझे जब मालूम हुआ मैं ऑफिस से अपने गार्ड के घर पनाह लेने के लिए चली गई। आप जानते ही होंगे कि जिस लड़की की कीमत लगाई जाए उसके साथ शरीफों वाला सलूक नहीं होता। अगर उस शख्स को मुझसे गर्ज थी मेरी माँ से मेरा हाथ मांगकर शरीफों की तरह आता। आप उससे पूछिए किस दिन इसने मेरा रिश्ता मांग भेजा। अगर ये इतना ही सच्चा तो इससे पूछिए हमारा निकाह कहाँ और किस जगह अंजाम पाया था और उसके गवाहान कौन थे। यकीनन वो भी सब अपनी तरह झूठे इकट्ठे कर लिए होंगे। ना होश में और ना मदहोशी में मैंने इस शख्स से किसी किस्म का कोई निकाह नहीं किया। मुतीबा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और जब बोली तो फिर बोलती चली गई। हाँ, जो अब और मेरे असल शौहर हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से उनसे निकाह किया, पूरे होशो हवास के साथ। मैंने निकाह नामे पर दस्तखत भी किए हैं और कबूल है भी कहा है और ये निकाह मेरे उसी गार्ड के घर हुआ है और अब मैं अपने शौहर के साथ अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ। उससे मैं बोलते मुतीबा का सांस फूल गया। ठीक है मोहतरमा, आप अब अपनी सीट पर बैठ सकती हैं। जज ने कुछ पॉइंट्स नोट करके मुतीबा को उसकी सीट पर बैठने का इशारा किया। जी, अब आपके मुलजिम अपनी तरफ से कोई सबूत देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। जज का रुख अपने अब शहाब के वकील की जानिब था जिसने झूठे गवाहन भी हाजिर किए और तो और फाइक को भी पेश किया। मैंने खुद अपनी बेटी का निकाह इससे किया है। मुतीबा हैरान थी उसका बाप इस कदर बेगैरत कैसे था जिसे जेल में भी अकल नहीं आई थी। वो शहाब की ही गुन गाता फिर रहा था। एक बाप से बढ़कर कौन सच बात कह सकता है? शहाब के वकील ने अपनी बात में वजन पैदा करना चाहा। कुछ देर बयानात का जायजा लेने के बाद जज ने अगली पेशी की तारीख बता दी। मेरे खुदा, ये शख्स किस कदर घटिया है। हसन गाड़ी में बैठते ही सदमे से बोली। सदमे में तो मुतीबा भी थी। बाप के रिश्ते में एक भेड़िया उसे मिला था जिसने बीच चौराहे में उसकी इज्जत का जनाजा निकाला था। आज मुतीबा ने सर झुकाकर अपने आंसू साफ किए जिन्हें रईत देख चुका था। कोर्ट से निकलते ही उसका परेशान चेहरा रईत को मुस्तरिब कर गया। रईत, मुझे बरकत की तरफ उतार देना, मैं कुछ देर बाद आऊँगा। हसन अपने किसी दोस्त के घर रुकने का कहा जिनका घर रास्ते में पड़ता था। जी बाबा, रईत ने इस बात में सर हिलाते गाड़ी का रुख बरकत साहब की तरफ किया। उनके घर के सामने गाड़ी रोकी। मुतीबा बेटे, परेशान नहीं होना, अल्लाह बेहतर करेगा। माँ को भी घर जाकर हौसला देना। हसन ने पीछे मुड़कर उसके पसमर्दा चेहरे को देखते सर पर हाथ रखते ताकीद की। जी बाबा। मुतीबा रईत की तरह उन्हें बाबा कहने लगी थी। कुछ दिनों से ही उन्होंने ताकीद की और जब से उसने उनके साथ अजनबियत वाला रवैया ख़त्म किया तब से उसने जाना कि वो वाकई बहुत अच्छे इंसान है। उनके मान भरे अंदाज पर मुतीबा उनको बाबा कहना शुरू हो गई थी। ध्यान से जाना। उतरते वक्त उन्होंने रईत को ताकीद की। जैसे ही हसन दरवाज़ा बंद कर बरकत के घर के गेट की जानिब बढ़े, रईत ने बैक व्यू मिरर से उसे देखा। आगे आ जाइए। रईत के मुखातिब करने पर मुतीबा ने एक नज़र बैक व्यू मिरर से नज़र आती उसकी आंखों को देखा। मैं ठीक हूँ। मुतीबा ने इनकार किया। मगर मैं ठीक नहीं हूँ और जब तक आप आगे नहीं आएंगी ठीक नहीं होगा, रईत ने ज़िद्दी लहजे में कहा। मुतीबा उसके अंदाज से जिच हुई। गुस्से से दब करती आगे आकर बैठी। एक तो वो परेशान थी, ऊपर से रईत की ये बेजा जिद। वो जानता था कि उसे ये फिल्मी बातें पसंद नहीं थी, फिर खामखा की जिद लगाई। अब यहाँ बैठकर जितना रोना है रो ले, कम से कम आपको तसल्ली तो दे सकता हूँ ना। रईत ने उसके बैठते ही सुख का सांस लेते गाड़ी आगे बढ़ाई।
वो तो शुक्र था इस बहस से पहले ही हसन बरकत के गेट के अंदर जा चुके थे, वरना मुतीबा का उनके सामने खौफत का सामना करना पड़ता। मुझे क्या ज़रूरत है रोने की? मुतीबा के लहजे ने चुगली खाई। बिल्कुल, आपको रोने की कतई ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। जिस एतमाद का मुजाहरा आज आपने अपनी सफाई पेश करते वक्त किया था, मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरे केस के दौरान आप इतनी ही बाएतमाद नजर आए। रईस सामने देखते पता नहीं उसे सरा रहा था या हिम्मत बंधा रहा था। मुतीबा को समझ नहीं आई। बंदा थैंक यू ही कह देता है। रईस ने फिर से उसकी खामोशी पर चोट की। किस बात का शुक्रिया? मुतीबा ने अचंभे से पूछा। मैंने तमाम वक्त आपको मोरल सपोर्ट दी, कितना बड़ा एहसान किया है। आज मैंने आप पर, आपको कोई कदर ही नहीं। रईस के तंज की वजह मुतीबा को समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया, मैं कभी ऐसी मोरल सपोर्ट करके इस एहसान का बदला उतार दूंगी। मुतीबा ने उसकी बात पर स्पाट लहजे में कहा। वादा करिए। मुतीबा जज्बात में सोचे समझे बिना बोल गई, मगर उसका अंदाज़ा उससे नहीं था। जी बिल्कुल, पक्का वादा। मुतीबा ने मुंह बनाकर कहा। अब याद रखना इस बात को। रईस ने उसे फिर से जताया। मैं अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलती। मुतीबा ने उसे बावर करवाया। किसी और के साथ जिंदगी गुजारते वक्त भी याद रखेंगी ना? रईस की बात पर उसने एक उलझी नज़र रईस के जाजिम नज़र चेहरे पर डाली। क्या मतलब? मतलब अब ये केस हल होते ही आपने मेरे साथ तो सारी ज़िंदगी रहना नहीं, और फिर यकीनन आप किसी न किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी। तो जब शामिल करेंगी तो जाहिर है हम जैसों को कहाँ ज़िंदगी पर याद रखेंगी। रईस के मुंह से उसने पहली बार इतने हल्के फुल्के अंदाज में इस रिश्ते को ख़त्म होने की बात सुनी थी। चंद लम्हों के लिए वो सन्नाटे में चली गई। नहीं, मैं फिर भी कभी आपको नहीं भूलूंगी। जाने उसकी आवाज़ में कैसा खोखलापन था जिसे रईस ने पूरी तरह महसूस किया। इसके बाद सारा रास्ता दोनों के दरमियान खामोशी रही। रईस पेशी के बाद फिर से अजनबियत की दीवार खड़ी कर चुका था। शाम में सब बैठे चाय पी रहे थे जब रईस ने रफ़िया को मुखातिब किया। अगली पेशी में आपकी हमसाई को भी हमें लेकर जाना होगा। चाय का कप सोफे की हत्ती पर रखे वो पुरसोच अंदाज में बोला। मैं कल ही उसे फ़ोन करके कह दूंगी कि वो यहीं आ जाए, तुम लोग उसे साथ ले जाना। रफ़िया ने असबात में सर हिलाते कहा। ठीक है, मैं सुमीर से डिस्कस करके आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा। रईस ने हौले से सर हिलाते हुए कहा। बरकत ने तुम दोनों को आज रात अपने घर इनवाइट किया है। हसन जो खामोशी से रफ़िया और रईस की बातें सुन रहे थे यकदम बोले। रईस ने कचरती निगाह मुतीबा पर डाली जिसकी नज़रें हसन की बात सुनकर उस पर उठी। आप दोनों भी चलें। रईस ने हामी भरने की बजाय एक और तजवीज़ दी। हमें नहीं, सिर्फ तुम दोनों को उसने इनवाइट किया। मैंने और रफ़िया तो आज दोपहर में भी उसी की तरफ गए थे। एक तो उसकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, उसके पित्ते में पथरी थी, बस उसी की खैर खैरियत पूछने गए थे कि बरकत और उसकी बीवी ने इसरार किया कि बेटे और बहू को आज रात हमारे घर पर आने के लिए कहिएगा। हसन ने सारी बात तफसील से बताई। मैंने वैसे भी वजीफ़ा शुरू कर रखा है, इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। रफ़िया ने फ़ौरन इनकार का जवाब पेश किया। रईस होंठ भींच कर रह गया। आप तैयार हो जाइए। रईस ने मुतीबा को मुखातिब किया। हाँ बेटा, तुम अपनी तैयारी की तरफ लगो। 7 बजे निकलना है, 6 तो बज चुके हैं, घंटा तो लगेगा। हसन ने फ़ौरन मुतीबा को वहाँ से उठाया। वो चाय का कप रखती वहाँ से उठ खड़ी हुई। दिल में बहुत बार आया कि रईस को मैसेज कर दे या उसके पास जाकर उसे मना कर दे, लेकिन उसके अंदाज आजकल इतनी अजनबियत लिए हुए थे कि मुतीबा की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खामोशी से उन चंद जोड़ों में से एक मुंतखब किया जो मिशाल उसके लिए रिसेप्शन के जोड़ों के साथ लाई थी। घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर लाउंज में आई, जहाँ से आज शलवार कमीज़ में रईस खुशबुएं बिखेरता तैयार बैठा गालबन उसी का इंतज़ार कर रहा था। उंगलियां तेज़ी से मोबाइल पर हरकत कर रही थी। उसे मोबाइल के साथ मगन देखकर मुतीबा ने गला खनखारा। रफ़िया नमाज के बाद वजीफ़ा शुरू कर चुकी थी जबकि हसन अपने कमरे में थे। रईस ही सिर्फ लाउंज में मौजूद था। रईस ने सर उठाकर सरसरी सी नज़र मुतीबा पर डालनी चाहिए जो उस पर पड़ने के बाद सरसरी नहीं रह सकी। लाइट और स्टील ग्रे कलर का बेल बॉटम ट्राउज़र और इंगरखा तर्ज की शर्ट पहने, लाइट सी ज्वेलरी और लाइट ही कलर की लिपस्टिक लगाए, दुपट्टा शानों पर डाले, बालों की हल्की सी छुट्टियां बनाए वो रईस के दिल में उतर रही थी। उसकी नज़रों के इर्तकाज पर मुतीबा ने अब की बार उसकी बोलती नज़रों में देखा। चले उफ ये अतमाद। रईस हौले से मुस्कुराया। रईस सर हिलाता इससे पहले लाउंज के दरवाजे से बाहर जा चुका था। मुतीबा पूरी कोशिश करती कि उसके सामने अपना एतमाद बहाल रखे, मगर उसकी नज़रों का इर्तकाज मुतीबा की धड़कनों में जो शोर बर्पा करता वो उसे अपने इरादों से डगमगा कर रख देता। मुतीबा तैयार होकर पहले रफ़िया को बताकर आई थी कि वो जा रहे हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा।
सलमान बाबा को बता देना कि हम जा रहे हैं। रई ने बाहर निकलते हुए हाँक लगाई। सलमान ने किचन से अच्छा भाई जी की सदा बुलंद की। गाड़ी के पास पहुंचकर मतीबा रईत के टोकने से पहले खुद ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। रई ने मुस्कुराहट दबाते अपनी सीट संभाली। गाड़ी में बैठते ही मसनूही संजीदगी तारी कर चुका था। उनके घर क्या लेकर जाना चाहिए? रईत के सवाल पर मतीबा अपनी सोचों से निकलकर बाहर आई। किसके घर? मतीबा उसके सवाल की जानिब बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं थी, लिहाजा समझ नहीं पाई। चिड़ियाघर। रईत उसकी बेतुजही पर चिढ़ कर रह गया। मतीबा ने घूर कर उसे देखा। बरकत अंकल के घर की बात कर रहे हैं? सवालिया अंदाज में पूछा। शुक्र है आपको याद आ गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। रईत ने लतीफ़ सा तंज किया। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने कभी आपसे कोई उधार नहीं लिया, फिर आप ये जली कटी मुझे क्यों सुनाते हैं? मुतीबा ने भी तनक कर पूछा। उधार आप ले चुकी हैं। रईत की बात पर उसने हैरत से रईत की जानिब देखा। क्या क्या लिया है मैंने उधार? वो तेज तेज करके लड़ने को तैयार हुई। फिर कभी बताऊंगा, अभी जो मसला दरपेश है बेहतर है उस पर बात की जाए। रई ने उसकी तवज्जो हटाई, जो पहली बार हट भी गई। मेरे ख्याल में एक बुके लेने और कुछ फ्रूट्स, बीमार की इयादत के लिए तो यही चीज़ें बेहतरीन होती हैं। रईद उसके मफसल जवाब से कुछ मुतमईन होता गाड़ी को फ्लावर शॉप की जानिब ले आया। आपको कुछ चाहिए? गाड़ी से उतरते जानबूझकर उसे मुखातिब किया। हम ग्रॉसरी के लिए आए हैं क्या? मुतीबा ने उल्टा सवाल किया। रईद उसकी हाजिर जवाबी पे हौले से मुस्कुराया। नहीं, मैंने सोचा शायद आपको भी कोई फूलों के हार, गजरों वगैरह से शुगफ हो तो पूछ लूँ। रईद ने जानबूझकर उसे तंग किया। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, मुतीबा ने सफ़ा चट जवाब दिया। सीरियसली? रईद का गमगीन लहजा मुतीबा को नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया। जी सीरियसली, मुझे ऐसी लड़कियों वाले कोई शौक नहीं, धीमे लहजे में जवाब दिया। बस आपको एक शौक है। रईद ने अपना लहजा पुरस्कार बनाया। क्या? रईद की बात पर वो सवालिया अंदाज में बोली। लड़ने का। रईद की बात पर उसे एहसास हुआ कि वाकई वो पता नहीं क्यों हर बार चिड़चिड़े अंदाज में ही जवाब देती थी। आप बात ऐसी करते कि मेरा लहजा लड़ने वाला हो जाता है। मज़े से रईद पर सब इल्ज़ाम लगाती वो उसे हैरान कर गई। सही है, सारा कुछ मुझ पर डाल दी। रईद नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी से बाहर निकला। मतीबा ने कुछ दूर खड़े रईद को देखा, जो बड़े दोस्ताना अंदाज में फूल वाले से बातों में मसरूफ़ था। न जाने क्या जादू इस शख्स में, हर एक को अपना गर्विदा बना लेता है। मतीबा की निगाहों में पहली बार उसके लिए बेहद मोहब्बत जागी थी। एहसान ने मोहब्बत का रूप धार लिया था, मगर वो कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। रईद को किसी की नज़रों के इर्तकाज का शक हुआ। पैसे निकालते यूं ही गर्दन मोड़कर मतीबा की जानिब देखा। मतीबा को उसके यूं अचानक पलट कर देखने की उम्मीद नहीं थी। खुद पर मौजूद मतीबा की गहरी निगाहें वो नोट कर चुका था। हालांकि मतीबा ने फ़ौरन निगाहों को दूसरी सिमत मोड़ा था, मगर चेहरे की खफत वो उससे छुपा नहीं सकी थी। वॉलेट वापस जेब में डालते उसने फूलों का गुलदस्ता थामा, मुड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। गुलदस्ता पीछे रखकर एक खिली कली गुलाब की मतीबा की जानिब बढ़ाई। मतीबा आंखों में हैरत समोई सवालिया नजरें उसकी जानिब किए परेशान से बैठी रही। हाथ नहीं बढ़ाता। रख ले, फूल दे रहा हूँ, बम तो नहीं जो इतना घबरा रही है। रई ने लहजे को हत्तुल मकदूर मजाक का रंग दिया। फूल देने का क्या मतलब होता है? मतीबा ने अपनी तरफ से बड़ी पते की बात की। क्या मतलब होता है? आपको तो एक कली दे रहा हूँ, जिनकी आदत के लिए जा रही हूँ उनके लिए तो पूरा बुक्के है। अब क्या मुझे उनसे इश्क हो गया है? अपनी बात यूँ हवा में उड़ाए जाने पर मतीबा का दिल के अपना माथा पीटने। उसकी मजीद गुलफशानियाँ सुनने से खुद को बचाने की खातिर मतीबा ने फ़ौरन कली थाम ली। थैंक्स, स्पार्ट सा लहजा अपना शुक्रिया कहा, हालांकि दिल में पकड़ धक्कड़ शुरू हो चुकी थी। वैसे आप बहुत ही कोई लट मार अंदाज में थैंक्स कहती हैं, बेहतर है कि ना कहा करें। खामखा अगला बंदा आग बगोला हो जाता है। रीत की तजदीब है, वो अपनी खिलखिलाहट छुपा नहीं सकी। आपने क्या लोगों को जानने में पीएचडी कर रखी है? मुस्कुराहट रोकते मज़े से उसकी जानिब देखते अब की बार मुतीबा ने उसे छेड़ा। रईस भी उसकी बात पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। नहीं, अब सोच रहा हूँ कि कर लूँ और अपने साथ डॉक्टर का इजाफा भी कर लूँ। रईस ने सर हिलाते ऐसे कहा जैसे उसका मशवरा बेहद पसंद आया। बिल्कुल, फिर आपका नाम होगा डॉक्टर रहीद हसन, पीएचडी इन ह्यूमन नेचर। मुतीबा ने भी उसकी बात का मज़ा लिया। ज़बरदस्त आइडिया। वैसे ये तो साइंसी सब्जेक्ट में से एक नया इजाफा होगा, ह्यूमन नेचर। रेत भी उसकी ऊट पटांग बातों में शरीक हो चुका था। रास्ते से फ्रूट्स भी ले लिए। बरकत के घर पहुंचने पर बहुत पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ। उनकी दो बेटियां और एक बेटा था। बेटा रईद का ही हम उम्र था। बहुत जल्दी उसकी रईद से दोस्ती हो गई और लोगों की तरह वो भी रईद से मरूब हो चुका था। जबकि उनकी बेटियों से मुतीबा की दोस्ती हो गई थी। दोनों ट्विंस थी, मैट्रिक में थी, मगर बेहद बातूनी थी। मुतीबा एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हुई। आप दोनों का कपल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। उनमें से एक सारा बड़ी मोहब्बत से मतीबा को कहने लगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मतीबा की बात पर दोनों ने हैरान होकर उसकी जानिब देखा। वो उन्हीं के रूम में उस वक्त उनसे बातें में मसरूफ़ थी।
तीनों बेड पर बैठी थी और मतीबा को कम मगर वो दोनों दुनिया जहाँ की बातें कर रही थी। क्यों आपी? फिजा ने हैरत से सवाल किया। रईत के मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं, वो बहुत खूबसूरत है, मुतीबा ने साफ गोई से कहा। अरे वो तो भाई हैं ही, मगर आपको तो नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी कशिश है। और आपको किसने कहा सिर्फ सफ़ेद रंग ही खूबसूरती की ज़मानत होता है? सांवले रंग में इस कदर कशिश है कि सफ़ेद रंग तो कुछ भी नहीं। और आपके फीचर्स माशाल्लाह बेहद प्यारे हैं, सारा इतनी समझदारी से बोली। मतीबा उसकी बात पर मुस्कुरा उठी। अरे तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। मतीबा ने उसकी बात को हवा में उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी कम्प्लेक्स बात भी कर सकती हैं, वो मुंह फुलाकर बोली। ये बात नहीं है, खैर तुम दोनों कह रही हो तो यकीनन मैं भी बहुत प्यारी होंगी, और वैसे भी जो खुद अच्छा हो उसे सब अच्छे लगते हैं। मतीबा ने जल्दी से बात संभाली। खाना खाकर उन्होंने बरकत बेगम से इजाज़त ली। अंकल उनको भी लेकर हमारी तरफ चक्कर लगाइएगा। उनके घर से निकलते हुए मतीबा ने बरकत से कहा। ज़रूर बेटा, बरकत ने उसके सर पर हाथ फेरते शफकत से कहा। आप ना भी कहें तो हम अब लाजमी आपके घर आएंगे, सारा शरारत से बोली। शरीर, मुतीबा ने मोहब्बत से उसे खुद से लिपटाया। सबसे मिलकर वो दोनों गाड़ी में बैठे। एक बार फिर सफ़र शुरू हो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी मोहब्बत से भी किसी से बोलती हैं। कुछ देर खामोशी के बाद रईद ने फिर से उसे तंग किया। वो दोनों हैं ही इतनी क्यूट सी। मुतीबा अब तक उन दोनों की बातों में खोई हुई थी। और वैसे भी मैंने कौन सा आपसे नफरतों के मुजाहरे किए? क्या आप मुझे ताने मार रहे हैं? मुतीबा फिर से तनक कर बोली। मोहब्बतों की भी नहीं किए। रई ने उसकी बात पकड़ी। मुतीबा उसकी बरजस्ती और इजहार के आगे बेबस हो जाती थी। अब भी खामोश रहने में ही आफियत समझी। सड़कें काफ़ी सुनसान थी। मोड़ काटते गली से गुजरते रईत को महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने मुतीबा को बताने से एतराज़ किया। जानबूझकर एक और मोड़ काटा तो वहीं काली गाड़ी उनके फिर से पीछे थी। एकदम वो गाड़ी तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ गई। रई ने सर झटका ये सोचकर कि उसका शक था, क्योंकि वो गाड़ी आगे जा चुकी थी। मगर थोड़ा दूर जाते उस गाड़ी ने मोड़ काटकर रिवर्स किया। अब वो रईत की गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। यकदम रईत को ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि काली गाड़ी तिरछी होकर उससे रुकने पर मजबूर कर चुकी थी। रई ने हेडलाइट्स की रोशनी में शहाब को उस गाड़ी में बैठे देख लिया था। मुतीबा भी इस तसादुम पर परेशान हुई। रईत गाड़ी रुकते ही बाहर जाने लगा। मुतीबा ने एकदम उसके स्टीयरिंग पर रख के हाथ पर हाथ रखकर उसे रोका। वहशत से रईत को देखा। रईत ने पीछे मुड़कर मुतीबा का मुतवहिश चेहरा देखा। बाहर मत निकलिए, उसे अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर मुतीबा बोली। कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ क्या इशू क्या है। रईत ने उसे तसल्ली दी। मैं भी बाहर आऊँगी। मुतीबा ने भी अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला। नहीं, आप अभी गाड़ी में बैठो। उस घटिया इंसान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, आपने बाहर नहीं निकलना। रई ने सामने देखा, जहाँ चेहरे पर दुनिया भर की खबासत लिए शहाब अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। एक गनमैन भी उसके पीछे बाहर निकला था। रई ने मुतीबा को तनबीह की, लेकिन मुतीबा ने कुछ कहना चाहा। जब रई ने अपने हाथ को उसके हाथ के नीचे से निकालकर मुतीबा के हाथ पर धरते गिरफ्त मजबूत की। मना कर रहा हूँ ना, उसके लहजे में नागवारी थी। मुतीबा खामोश हो गई। रई ने डैशबोर्ड के एक खाने में मौजूद पिस्टल अपनी कमीज़ की जेब में डाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इस घटिया हरकत का मकसद? माथे पर शिकने लिए गुस्से से शहाब को घूरा। तेरे लिए नहीं रोकवाई गाड़ी, तेरी चिड़िया के लिए रोकी है। मुतीबा ने शीशा नीचे कर रखा था, लिहाजा शहाब की आवाज़ उसके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। मेरी बीवी के बारे में कोई गलीज बात की, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रईद एकदम मुश्तइल हुआ। मुतीबा तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। रईद, उसने रईद को शहाब की जानिब बढ़ने से रोका। अरे 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 धीरीज, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू जिस यार की पनाह में खुद को छुपाए हुए है, उसका तो काम ही मजबूर लड़कियों से निकाह करके उन्हें रखेल बनाना है। शहाब अपनी मूंछों को ताव देकर बोला। बकवास बंद करो। रईद उसके मुंह से इतनी गलाजत सुनकर गुस्से से बुफरा। तो कह दे कि ये झूठ है कि इससे निकाह करने से पहले तूने किसी और से निकाह नहीं किया हुआ था। शाह मुंह बिगाड़ कर रईद को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला। तुम्हें इससे क्या कि मैंने जिस किसी से निकाह किया हो, तुम्हारी तरह झूठा निकाह करके नहीं फिरता। रईद ने उसे आईना दिखाया। चल झूठा ही सही, मगर पहला निकाहनामा साइन किया था, अफसोस वो भी सच्चा न बन सका, वरना तो मुझे इन झूठे सहारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम वैसे ही इन जैसी न जाने कितनी चिड़िया जेब में लिए फिरते हैं। शाम ने मकारी से कांख दबाकर रईद को चिढ़ाया। लावारिस पर ही हाथ डालते हो, किसी वारसों वाली पर हाथ डालकर दिखाओ, वही अशर होगा जो अब हो रहा है। जब बहुत जल्द जेल तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, याद रखना। रईद ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। देखेंगे, अभी तो इसे संभालो जो शायद तुम्हारे पहले निकाह का सुनकर सदमे में चली गई है। शाम ने मतीबा पर चोट की, जो खामोश खड़ी थी। शाब अपना काम करके गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। मतीबा ने रईद की जानिब निगाह नहीं की थी। गाड़ी में बैठो, रईद ठहरे हुए लहजे में बोला। उसकी आवाज़ में कोई चोरी पकड़े जाने वाला खौफ नहीं था। मतीबा एक नज़र उसे देखकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रईद ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर तमाम रास्ता उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई।
रईद ने अपनी सफाई में ना कुछ कहा, ना मुतीबा ने उससे कोई बाज पुरस की। अगले दिन भी उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। पेशी वाले दिन रफ़िया ने अपनी हमसाई को घर ही बुला लिया था। ना सिर्फ वो बल्कि उसका बेटा भी आ चुका था। भाई जी, मेरे पास एक और सबूत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके केस में और मदद करे। शमीम के बेटे अली ने अपने मोबाइल में कुछ निकाल कर रईद को दिखाया। ज़बरदस्त यार, ये तो कमाल हो जाएगा, यकीनन ये हमारी बहुत बहुत मदद करेगी, रईद ने पुरजोश अंदाज में कहा। कुछ ही देर बाद वो सब अदालत में मौजूद थे। समीर और शहाब का वकील दलाइल पर दलाइल दे रहे थे। शमीम को कटहरे में बुलाकर उसका बयान लिया गया। मैंने उसकी माँ को चंद दिन अपने घर पनाह दी कि इसके बाप और शहाब के बंदों ने इसे बुरी तरह पीटा था और ये शख्स इसके कागजात ले गया ताकि वहाँ से उसके साइन की नकल कर सके। शमीम के बयान पर जज काफ़ी देर कुछ अहम पॉइंट्स नोट करता रहा। शहाब के वकील ने बेहद से दलाइल देकर शमीम के बयान को झूठा साबित करना चाहा। जज साहब, अगर मेरे साथी वकील को यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक वीडियो है, जिसके बाद यकीनन आपको भी यकीन आ जाएगा कि इस गुंडे ने ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सब किया है। समीर की बात पर सब चौंके, हत्ता के शहाब भी। अली आओ बेटा, समीर ने अली को कटहरे में आने का कहा। अली मोबाइल समेत कटहरे में आया और मोबाइल खोलकर उसमें से एक वीडियो निकालकर समीर को पकड़ाया। समीर ने वो मोबाइल जज को थमाया। अली ने उस दिन के सारे वाक़ये की वीडियो बना ली थी जब शहाब ने मतीबा और रफ़िया के घर गुंडागर्दी की थी। उसमें हर चीज़ वाज़ेह थी, शहाब के बंदों और फाइक का रफ़िया को मारना पीटना, फिर शहाब का मतीबा के डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल को लेकर जाना। शहाब के वहमो गुमान में नहीं था कि यूँ उसके केस का पांसा पलटेगा। वो माथे पर आया पसीना पूंछने लगा। जज ने चंद मिनट केस का फैसला लगाने में लिए। अली को वापस बिठा दिया गया। कुछ ही देर बाद जज ने अपना फैसला सुनाने का ऐलान किया। मुतीबा, रईद हसन, सब दम साधे फैसले के मुंतजिर थे। मुलजिम शहाब ने एक नहीं बहुत से जुर्म किए। पहले किसी की बेटी को खरीदने वाला जुर्म, फिर उन्हें मारने पीटने और धमकाने का जुर्म, फिर जाली निकाहनामा बनवाकर अदालत के साथ झूठ बोलने का जुर्म। इस केस के तमाम गवाहान के दलाइल की रोशनी में ये अदालत ना सिर्फ शहाब को 7 साल कैद की सज़ा सुनाती है बल्कि भारी जुर्माना भी आयद करती है। जज के फैसले पर मुतीबा, रईद हसन, शमीम और उसके बेटे ने सुख का सांस लिया। वही शहाब के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने बेतहाशा पैसा वकील को दिया था, ये कैसे हो सकता था? मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जब पड़े तो इंसान के सब कस बल निकाल देती है। यही शहाब के साथ हुआ था। वो उसे मामूली केस समझकर डील कर रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि अल्लाह इंसान की पकड़ यूँ मामूली चीज़ों से ही करता है। अदालत से बाहर आते ही शमीम और अली हसन मुतीबा और रईद से इजाज़त लेकर अपने घर जाने को पर तोलने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला, मुतीबा ने तशक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। केस में आखिरी कील अली की बनाई हुई वीडियो ने ही ठोकी थी। अरे नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी, और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए माएँ हर हद तक जाती हैं। शमीम मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाकर बोली। नहीं आंटी, आजकल के दौर में जहाँ अपने खूनी रिश्ते नहीं पूछते, आपका इक़दाम काबिल तहसीन है। रई ने भी उन्हें सराहा। बहुत शुक्रिया बेटे। घर आना काफ़ी रफ़िया को लेकर वो निकलते वक्त उनसे घर आने का वादा लेकर निकली। उनके जाते ही रईद समीर की जानिब मुड़ा। थैंक्स बडी, उससे मुसाफा करते मोहब्बत से उसे गले लगाया। बेअकल इंसान, तेरा काम मेरा ही काम था। समीर ने उसे घर का। भाभी, आप लोग चक्कर लगाइएगा किसी दिन मेरी तरफ। रईद के बाद वो मुतीबा की जानिब मुड़ा। इंशाल्लाह भाई, ज़रूर, मुतीबा ने चेहरे पर नरम सा तासुर देते हुए कहा। अंकल, आपकी कब की फ़्लाइट है? समीर अब हसन से मुखातिब हुआ। बस इसी इतवार की है, 4 दिन रह गए हैं। मामला निबट चुका था, लिहाजा हसन वापस दुबई जाने का सोच रहे थे। रात में ही टिकट करवा आए थे। इन्हें उम्मीद थी कि इसी पेशी पर केस का फैसला हो जाएगा, और अल्लाह ने उनकी उम्मीद नहीं तोड़ी। वैसे भी उनके एनजीओज वाले काम का हर्ज हो रहा था। रईद से मशवरा करके वो वापसी की टिकट करवा लाए थे। बस ठीक है, कल ही आप सब डिनर पर मुझे ज्वाइन करें। समीर ने वहीं खड़े खड़े प्रोग्राम तरतीब दिया। चल ठीक है, कल घर चल कर देखते हैं, फिर शाम तक तुम्हें कंफर्म कर देंगे। रईद ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा। चलो ठीक है। समीर मुतमईन सा अपनी गाड़ी की जानिब पलट गया। मुतीबा, हसन और रईद अपनी गाड़ी की जानिब चल पड़े। सारा रास्ता वो केस को ही डिस्कस करते जा रहे थे। घर से थोड़े ही फासले पर थे कि रईद के मोबाइल पर सलमान की कॉल आई। हेलो, रईद ने आम से अंदाज में हेलो कहा। भाई जी, भाभी जी की अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर पहले नवाफिल पढ़ रही थी। मैं चाय देने एक कमरे में गया तो वो फर्श पर औंधी लेटी नजर आई और नाक से खून बह रहा था। सलमान की बात पर रईद की स्टीयरिंग पर ग्रिप ढीली पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो, सुबह तक तो ठीक थी, वो परेशानी से बोला। सच कह रहा हूँ, मैंने सीधा करके चेक किया, पानी की छींटे विंटे मारे, नब्ज चेक की तो वो साकित है। सलमान ने उसे सर से पैर तक हिला के रख दिया। उसकी परेशान आवाज़ सुनते ही मुतीबा और हसन भी उसे परेशानी से देखने लगे। हम पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। उसकी बात सुनकर मुतीबा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। अपने शक को बार बार झुटलाया कि नहीं, रफ़िया को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ है? मुतीबा में तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। हसन ने ही उसकी सोच को अल्फाज दिए।
अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। माथे की शिकने उसके इज़्तिराब को ज़ाहिर कर रही थी। रईद ने एक हाथ से पेशानी को मसला, स्पीड बढ़ाई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मुतीबा बिल्कुल चुप और साकिन थी। गाड़ी घर के पोर्च में रोकते ही रईद तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। भागते हुए अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। हसन भी फौरन बाहर निकला, मगर मुतीबा में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत कुछ खोने का एहसास न जाने क्यों यकदम होने लगा था। कानों पर हाथ रखकर वो अंदर के शोर को दबाने लगी। वो माँ जिसने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, उसे खोने की उसमें हिम्मत नहीं थी। खौफजदा नज़रों से वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब देख रही थी। यकदम एम्बुलेंस की आवाज़ आई। रईद रफ़िया को हाथों में उठाए तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। मुतीबा ने खौफ से आंखें मींच ली। अफरा तफरी में किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि मुतीबा गाड़ी से उतरी ही नहीं। हसन एम्बुलेंस के साथ बैठ चुके थे। रईद को उन्होंने गाड़ी पर आने का कहा। वो तेजी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब सीट पर बैठते उसकी नज़र आंखें मींचे रोती हुई मुतीबा पर पड़ी। कानों पर हाथ रख के गठरी सी बनी हुई थी। मुतीबा। रई ने लम्हा भर को रुक कर उसकी हालत देखी और अफसुर्दा लहजे में बोला। वो सारी जिंदगी खुद माँ के लिए तरसा था। ये कमी क्या होती है वो अच्छे से जानता था, मगर उस वक्त उसे तसल्ली देने का भी वक्त नहीं था। खामोशी से उसे नज़रअंदाज करता वो गाड़ी को तेज़ी से बाहर सड़क पर दौड़ाने लगा। चंद मिनटों बाद गाड़ी और एम्बुलेंस आगे पीछे हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हुई। हसन तो रुफिया के स्ट्रेचर के साथ ही तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि रईद मुतीबा को इस शौक से बाहर निकाल रहा था। बाहर चले, लहजा नरमी लिए हुए था। आप जाइए, मैं बाहर नहीं आऊँगी, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। मुतीबा, अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसे परेशान मत हो। हकीकत का यूँ आंखें बंद करके तो सामना नहीं करना ना, प्लीज़। मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ। बाबा को और अम्मा को मेरी ज़रूरत है। रईद जी चौंक कर बोला। आप जाइए, मैं यही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं, प्लीज़। मुतीबा ने सर हाथों में थाम रखा था। नफीके से अंदाज में सर को दाएं बाएं हौले से जुम्बिश देते वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकलने से इनकारी थी। रई ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी से निकल आया। तेज़ी से इमरजेंसी वार्ड के करीब पहुंचा। हम पंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ब्रेन की रगें फट गई हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ज़िंदगी का कोई चांस है या नहीं। डॉक्टर ने हसन के कंधे को थपथपाते कुछ भी नहीं छुपाया। उनके करीब आता रईद सब सुन चुका था। हसन ने एक मायूस और अफसुर्दा निगाह उस पर डाली। घर फ़ोन करके मुतीबा को सूरत हाल बता दो, वो परेशान होगी, दुआ करने का कहो। घर पहुंचते ही जिस अफरा तफरी का उन्हें सामना हुआ था वो नहीं जानते थे कि मुतीबा रईद की गाड़ी में है, वो मेरी गाड़ी में है। घर पर वो ये सब हालात देखते गाड़ी से उतरी ही नहीं थी। बहुत शदीद सदमे में, खौफजदा, अभी भी गाड़ी से बाहर नहीं आ रही। रईद ने तफसील से उन्हें बताया। मेरे खुदा, क्या देखा उस बच्ची ने ज़िंदगी में, नशई बाप, और अब जब हालात बेहतर होने जा रहे थे तो माँ की ज़िंदगी भी। हसन का लहजा गुलोगीर हो गया। रईद ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें गोया तसल्ली दी। प्लीज़ बाबा, आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो मुतीबा को कौन देखेगा। रईद ने उनके शाने पर तबकी दी। उसी लम्हे डॉक्टर अफसुर्दा चेहरा लिए बाहर आए। आई एम सॉरी, हाँ आपको उन्हें हॉस्पिटल आने में बहुत देर होगी, हम बचा नहीं सके। हसन से माजरत करता डॉक्टर मायूसी से कहकर दूसरी जानिब चल पड़ा। रईद और हसन दोनों शदीद शौक किसी कैफियत में थे। चंद पल तो दोनों अपनी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। रईद ने खुद को संभाला तो आंसू हसन की आंखों से बहे, जिन्हें पहुंचकर उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। रईद तेज़ी से ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब बढ़ा। हसन फिर से एम्बुलेंस में रफ़िया की डेड बॉडी लिए घर वापस चले गए। रईद को अपनी गाड़ी पर आने का कहा। रईद शकिस्ता सा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठा। मुतीबा ने तड़प कर उसे देखा। उसका बैठने का अंदाज ही उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। इस एहसास से छुटकारा पाने के लिए मुतीबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रईद ने चौंक कर ज़रा सा रुख मोड़ कर देखा। अम्मी ठीक है ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। वो अब भी आस लगाए बैठी थी। रईद की आंखों में आंसू लहराए। मुश्किल आंसू पीते अपने कंधे पर रखा, उसका हाथ थपथपाया, मगर होंठों का कुफल नहीं टूटा। कुछ पूछ रही हूँ मैं, वो दबी दबी आवाज़ में उसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर चिल्लाई। हाथ अभी भी उसके कंधे पर थे। रईद ने चेहरा दूसरी जानिब मुड़कर अपने तासुरात छुपाने चाहिए, खुद में हिम्मत पैदा करनी चाहिए, उसे सब बताने की। आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्लीज़ रईद, प्लीज़ बता दें, अम्मी ठीक है ना? खुदा का वास्ता बताए मुझे कुछ। अब की बार वो बुरी तरह उनका कंधा झुंझोड़ कर चीखी। नहीं, रईद ने यकदम बुलंद आवाज़ में कहा। वो वहीं पर साकित हो गई। अम्मा, अम्मा। अब रईद के अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। चुप करिए, झूठ बोल रहे हैं आप, वो ज़हनी अंदाज में बोली। आंखें आंसू सब पथरा गए थे। ये सच है अम्मा, अब इस दुनिया में नहीं। रईद ने हिम्मत करके उसे बता दिया वो सच जो उसे घर जाकर पता चलता। रईद उसे पहले से बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। मुतीबा ने यखलक उसके कंधे से हाथ खींचा। चेहरे पर शौक की कैफियत बहुत वाज़ेह थी। रईद ने उसके चेहरे से आंखें हटा ली। इतनी वहशत उस लम्हे उसके चेहरे पर उतर आई थी कि रईद शशतर रह गया। घर के बाहर गाड़ी रोकते वो अपनी सीट से उतरा। मुतीबा की जानिब का दरवाज़ा वाह करके उसे बाजू से पकड़कर उतारा, जो किसी रोबोट की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। कोई मज़ामत, कोई रिएक्शन था ही नहीं, बस खामोश गुमसुम। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बन गया। मिशाल, मुंजा, मुसलसल
मुतीबा के साथ साथ थी, लोगों को भी संभाल रही थी। शमीम भी आ चुकी थी और भी न जाने कौन कौन मौजूद थी। मुतीबा बस साकित नज़रों से माँ के चेहरे को देख रही थी, एक पल को भी नजरें नहीं हटाई थी। कौन कौन उसके पास आकर उसके गले लगकर रो रहा था, उसे कुछ होश नहीं था। उसके अंदाज नॉर्मल नहीं लग रहे थे। विशाल और मुंजा ने बेहतरी कोशिश की कि वो रोए, मगर उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपक रहा था और यह हालत नहायत तशवीशनाक थी। असर के करीब रफ़िया को दफनाने के लिए उठाया गया। मुतीबा उस लम्हे भी नहीं रोई, उसके वजूद में कोई जुम्बिश ही नहीं हो रही थी। दुपट्टा ढलक कर कहाँ जा रहा, उसने एक बार भी हाथ बढ़ाकर ठीक नहीं किया था। इसे रुलाओ। वहाँ मस्जिद किसी औरत ने विशाल को मुखातिब किया। मुतीबा प्लीज़ यार रो लो, दिल का गुबार हल्का कर लो। विशाल ने उसे खुद में भेजा, मगर वो टस से मस ना आई। मुंजा ने भी अपनी सी कोशिश कर ली। लोगों को खाना देकर जैसे ही वो लोग फारिग हुए, मर्द जनाजा पढ़कर वापस आ चुके थे। विशाल ने सलमान से कहा कि रईद को बाहर मर्दों में से बुला कर लाए। विशाल और मुंजा मुतीबा को उसके कमरे में ले जा चुकी थी। मुतीबा, आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। मुतीबा, तुम सुन रही हो? जिस लम्हे रईद अंदर आया, मुंजा फिर से उसे रुलाने की अपनी से कोशिश कर रही थी, मगर वो वैसे ही भूत बनी बैठी थी। हम कब से उसे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ज़रा सा भी नहीं रोई, और ये कंडीशन इसके लिए ठीक नहीं। को डॉक्टर बुलाइए। विशाल ने अंदर आते रईद को देखकर तमाम सूरत हाल बताई। रईद ने करचटती से निकाह मुतीबा के बेपरवाह लिए पर डाली। नहीं, मैं देखता हूँ। वो आगे बढ़कर उसके सामने बेड पर बैठा, मुतीबा के हाथ थाम कर उसकी जानिब देखा, जो कि सामने किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। रईद के हाथ थामने पर भी वो वैसे ही बैठी रही। विशाल और मुंजा एक जानिब खड़ी हो गई। मुतीबा, अम्मा इस दुनिया में नहीं है और इस हकीकत को आपको फेस करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लो बेहतर है। रही ने बेतासुर और कदरे सख्त लहजा अपना कर कहा, जो उसकी शख्सियत का खासा नहीं था। मुतीबा उसकी बात पर बगैर कोई रद्द-ए-अमल दिए वैसे ही बैठी रही। रही ने उसे कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। आवाज़ आ रही है मेरी? अब की बार उसकी आवाज़ बुलंद हुई। आप अकेली हो अब, ना आपका बाप है ना आपकी माँ, बिल्कुल अकेली रह गई हो। रही ने फिर से उसे जोर जोर से झंझोड़ा। यकदम मुतीबा की नज़रें रईद के चेहरे पर टिकी, जो गुस्से और दुख से उसकी जानिब देख रहा था। अम्मा नहीं रही, उन्हें मैं इन हाथों से कब्र में उतार कर आया हूँ। देखो मेरे हाथ। रही ने सख्त लहजे में अपने हाथ उसके सामने किए। मुतीबा उसके हाथ थामकर उन पर चेहरा रखकर यकदम फूट फूट कर रो दी। तीनों ने सुख का सांस लिया। रही ने हाथ खींचकर उसे खुद में संभो लिया। न मांग के लिए वो कुछ न बोला, बस इतना जान गया कि वो उसके लिए खास है, और ख़ास रिश्तों और लोगों के सामने ही हम अपना दिल खोल कर रख देते हैं। हर अजनबी के सामने आप अपने दुखों पर नहीं रोते। चंद ख़ास रिश्ते और लोग होते हैं जिनके सामने रोते हमें कोई सोच, कोई सबकी महसूस नहीं होती। बस उनके सामने दिल का हर दर्द रख देना होता है। मुतीबा के पास भी अब जो ख़ास रिश्ता था वो रईद था, जो किसी के सामने ना रोई, वो उसके सामने बिखर बिखर गई कि रईद को भी उससे फिर संभालना मुश्किल हो गया। एक हफ्ता हो गया था रफ़िया की वफ़ात को। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का आना जाना कम हो गया। हसन भी मेहमानदारी की वजह से और कुछ मुतीबा की दिलजोई की खातिर रुके हुए थे। शाम में रईद के ऑफिस से आने के बाद हसन और रईद को शाम की चाय देने के बाद मुतीबा अपने कमरे में किसी काम से गई। जब हसन ने अपनी वापसी का जिक्र छेड़ दिया, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड वापस चला जाऊँ। हसन ने रईद की जानिब मुंतज़िर निगाहों से देखा। जी बाबा, जैसे आपको ठीक लगे। रईद ने खाली कप सेंटर टेबल पर रख कर कहा, अभी मुतीबा से इस निकाह के हवाले से बात करना मुनासिब नहीं लगता। मैं चंद दिनों के बाद फिर आऊँगा, तो हम मिल बैठकर कोई हल निकालेंगे। जिसकी बात पर हसन की बात पर रही ने एक नज़र उन्हें देखा। मुतीबा भी बाहर आ चुकी थी। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मुतीबा ने उनका आखिरी जुमला सुन लिया था। बेटे, बस काम की कुछ मसरूफियत है, लिहाजा मुझे वापस जाना होगा। हसन की बात पर उसने एक खामोश निगाह हसन और फिर रईद पर डाली, जो उसी की जानिब मुतवज्जे था। आप यहाँ आकर अपना काम नहीं कर सकते? NGOs और UN तो यहाँ भी काम करते हैं। मुतीबा की बात पर वो हौले से मुस्कुराए। हाँ, अब यही सोच रहा हूँ। उनकी बात पर रईद ने चौंक कर हसन की जानिब देखा। ये बात उन्होंने अब तक कभी रईद से डिस्कस नहीं की थी। जिस बहू का निकाह ख़त्म करवाने की बातें कर रहे थे, उसे अपना हमराज बना रहे हैं। रईद इस बात पर दिल ही दिल में हैरान हुआ। बस इस वीकेंड पर तो वापस जाऊँगा, फिर कोशिश करूँगा कि इसी साल यहाँ वापस आ जाऊँ। अब वो अगली प्लानिंग भी उसे बता रहे थे। रईद ने भौहें अचकाकर उनकी जानिब देखा। हाँ ना, अकेले वहाँ कैसे रहते होंगे? मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन होती है। मुतीबा के अंदाज पर रईद मजीद भौंकचा हुआ। शौहर का पता नहीं, सुसर साहब के लिए इतनी फिक्रमंदी। बस बेटा, अल्लाह वक्त गुजार ही देता है, कभी अच्छा गुजरता है और कभी बुरा। उन्होंने एक ठंडी आ भर कर कहा। मुतीबा भी माँ को याद करके गमज़दा हुई। चलो आओ, वॉक पर चलते हैं। मुतीबा को इशारा करते वो उठ खड़े हुए। रईद को अपना यूँ नज़रअंदाज किया जाना बुरी तरह खुला। मुझे भी इजाज़त है, या फिर मैं आप दोनों की जानिब से ना ही समझूं? रईद ने लतीफ़ सा तंज किया। हसन जोर से हंसे। आ जाओ भाई, पीछे बैठकर हमें बद्दुआएं देने से बेहतर है तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हसन की बात पर वो सर झटक कर उठा। हसन के एक जानिब मुतीबा और दूसरी जानिब रईद चल रहे थे। मुतीबा ने बलाखिर खुद को संभाल ही लिया था। अपनों के बिछड़ने और खोने की तकलीफ बेतहाशा सही, मगर ज़िंदगी उनके बिना गुजारनी ही पड़ती है, और ज़िंदगी का नाम तो है गुजरते रहना।
ना वो किसी के आने से रुकती है न जाने, और बाकी का काम वक्त कर देता है। अपनों का छोड़ा खिलाफ वक्त भर तो नहीं सकता। हाँ, मगर उस खला की वो शिद्दत जो शुरू में बुरी तरह महसूस होती है, वक्त गुजरते गुजरते हर लम्हा उस पर मरहम रखता जाता है। खला वहीं रहती है, मगर उसको महसूस करने की शिद्दत में कमी आ जाती है। मुतीबा ने अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, अपनी ज़िंदगी के बहुत से अहम फैसले करने थे, उसके लिए उसे खुद को संभालना था, और उस दगो-दो में वो कामयाब हो गई थी। अब बस उसे हसन के जाने का इंतज़ार था, ताकि वो ज़्यादा पुरसुकून अंदाज में अपना फैसला कर सके। हेलो मिशाल, कैसी हो? हसन के जाते ही अगले दिन उसने मिशाल को फ़ोन घुमाया। रईद ऑफिस जा चुका था। ये वक्त मिशाल से बात करने के लिए बेहतरीन था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? मिशाल मोहब्बत से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, मगर पहले वादा करो कि बाबा या रईद दोनों में से किसी को तुम इस बात की हवा तक नहीं लगने दोगी। मुतीबा की राजदारी की शर्त थी। ऐसी क्या बात हुई है? अब तो कहीं शाहब के बंदों ने तुम्हें तंग नहीं किया? विशाल सब कुछ जान चुकी थी, फिक्रमंदी से बोली। अरे नहीं, उस तरफ से तो सुकून ही सुकून है। मुतीबा ने उसे तसल्ली दिलाई। फिर ऐसी क्या बात है कि तुम इन दोनों से छुपाने का कह रही हो? विशाल ने उलझ कर पूछा। पहले तुम वादा करो। मुतीबा की सुई वहीं अटकी हुई थी। हेलो। रईद अपने मोबाइल पर अनजान नंबर देखकर पहले तो चौंका, फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। हेलो रईद बेटा, मैं शमीम बात कर रही हूँ। शमीम ने अपना तारुफ कराया। जी जी आंटी, कैसी हैं आप? रईद ने केस के दिनों में शमीम को अपना नंबर दिया था। इन दिनों तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर आज शमीम ने न जाने क्यों उसे फ़ोन किया था। बेटा, मैं मतीबा को काफ़ी दिनों से देर से फ़ोन कर रही थी, वो उठा नहीं रही, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही फ़ोन करके घर का बता दूँ। उनकी बात पर वो उलझा। कौन सा घर? बेटा, वही जो हमारे घर के साथ है। चंद दिन पहले ही मतीबा ने मुझे वो घर बेचने का कहा था। एक अच्छा ग्राहक कर लाया था, वो घर के 9 लाख देने को तैयार है। अगर इरादा बन जाए तो कल आकर लिखत पढ़त कर लेना। उनकी बात पर रईद जितना हैरान होता कम था। मुतीबा ने ऐसा कोई जिक्र ना तो रईद के साथ किया था और ना ही हसन के साथ। जी, मैं मुतीबा को बता दूंगा। शमीम को तो उसने टाला, मगर मुतीबा से दो दो हाथ करने को वो तैयार हो चुका था। बस अब शाम का इंतजार था। शाम में जिस वक्त वो घर वापस आया, मुतीबा लाउंज में कोई किताब हाथ में लिए सोफे पर दोनों पांव टिकाए पढ़ने में मुनक्किद थी। रईद को अंदर आते देखकर सलाम करके किचन में जाने लगी। जब रईद ने उसे अपने कमरे में आने का हुक्म सादिर किया, पुरसोच अंदाज लिए वो उसके पीछे आई। दरवाज़ा हौले से नॉक किया। कम की आवाज़ पर वो चेहरे पर तफक्कुर लिए रईद के कमरे में दाखिल हुई। रईद सामने ही बेड पर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में स्लीव्स को कोनियों तक मोड़े चेहरे पर सख्त तासुरात समेत उसकी आमद का मुंतजिर था। बैठिए। कमरे में मौजूद बेन बैग्स की जानिब इशारा किया। मुतीबा खामोशी से उनमें से एक पर टिक गई। आपने शमीम आंटी को अपना घर बेचने का क्यों कहा? रईद बगैर किसी तमहीद के उसे बाज पुर्स करने लगा। मैं अगर आपके घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने हर फेल के आपके सामने जवाब दे हूँ। मुतीबा ने चंद पल सोचकर सर लहजे में जवाब दिया। आप मेरी बीवी हैं और हर बीवी अपने शौहर के सामने जवाबदेह होती है। रईद ने उसे घूरा। मैं आपकी बीवी नहीं, मैं इनकुआ हूँ, और वो भी मजबूरी की। मुझे अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सोचना है। सारी ज़िंदगी आपके दर पर पड़ी तो नहीं रहूँगी, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने वो घर बेचने का कहा। इससे ज़्यादा बताने की मैं पाबंद नहीं। मुतीबा के कोरे जवाब पर वो गुम रह गया। क्या बात है आपकी? फिलहाल आप मेरे घर और मेरी चार दीवारी में रहते हुए मेरी पाबंद है। आपको पैसे चाहिए थे, आप मुझे बताती। मगर यूं घर बेचने की तुक नहीं थी, और चले अगर बेच लिया तो वो वैसे आप अपने अकाउंट में रकम जमा कर लें। आपकी जितनी ज़रूरत है उसके लिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ। रईद की बात पर उसका दिल क्या उसे झंझोड़ कर रखते, वो क्यों उसे अपने एहसानों तले दबा कर रखना चाहता था। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ, और बहुत जल्द मैं ऐसा करूँगी। मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती। जितना आपको तंग करना था कर लिया। मेरे ख्याल में अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। वो जो इस मौजू पर उससे दो बदू बात नहीं करना चाहती थी। रईद की वही रट देखकर कुछ सोचती उसे आगाह करने लगी। मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपको जितना वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूल करने के लिए आप ले लें, मगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी से हरगिज़ बेदखल नहीं करूँगा। रईद ने अपना फैसला सुनाया। मगर मैं दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे आप अपना पाबंद कर रहे हैं। आपने क्या मुझे बताने की ज़रूरत महसूस की कि आपकी पहले से एक बीवी है? मैं गासिब नहीं हूँ। आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी जो आपने मुझ पर किया, मगर मैं किसी का हक नहीं मार सकती। आखिर वो ज़बान पर शिकवा ले आई। वो सब ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। अगर ठंडे दिमाग से बात सुनेंगी तो मैं सब हकीकत बता दूंगा, लेकिन पहले अपने दिमाग से ये एहसान वाला भूत उतारो। रईद भी कुछ फैसला करके उसे टोक गया। एहसान नहीं तो फिर क्या है हमारे बीच? मुतीबा गुस्से से बोली। मोहब्बत। रईद ने एक ही लफ्ज़ में जवाब देकर बात ही ख़त्म कर दी। हाँ मोहब्बत। मुतीबा ने कंधे झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया। मेरे ख्याल में आपके लिए इतना कुछ मैंने एहसान के चक्रों में नहीं किया, और ना ही कोई कर सकता है। हाँ, मगर जो एक जज्बा इस सब के पीछे है वो मोहब्बत है। मैं बेहतर अंदाज में ये एतराफ़ करना चाहता था, लेकिन लगता है मेरी तरह आपको भी नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं, तो ये अब नॉर्मल एतराफ़ ही सही।
रईद का मुस्कुराता लहजा उसे और गुस्सा दिला गया। किसी के साथ चंद दिन रह लेने से मोहब्बत नहीं होती, इस तरह तो हमें जानवरों से भी मोहब्बत और इंसियत हो जाती है। मुतीबा ने अपनी जानिब से बहुत पायदार जवाब ढूंढा। बिल्कुल होती है, मगर इंसान और जानवर की मोहब्बत और उसके तकाजे अलग होते हैं। रईद की जुबानी बात पर मुतीबा का दिल धड़का। लेकिन मैं इस सब को नहीं मानती, प्लीज़ मैं मज़ीद आपके साथ नहीं रह सकती, मुतीबा ने बेचारगी से कहा। और मैं भी आपको नहीं छोड़ सकता। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगी? रईद की बात पर वो इस्तज़ाइया मुस्कुराई। देखा, हमदर्दी के ताल्लुक को आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मैं अकेली और लावारिस हूँ, इसीलिए आप मुझे छोड़ नहीं सकते, आप मजबूर हैं मुझे साथ रखने में। उसकी बात को कोई और ही रंग दे गई। आपकी इस खुद साख्ता ना का कुछ नहीं किया जा सकता, मैं ज़बरदस्ती करने वालों में से नहीं, मगर मुझे लगता है कि आप सीधी बात समझती नहीं हैं। खैर, इस पर फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। फिलहाल आपको अगर घर बेचने का धुन सवार हो चुका है तो अब उसे बेचकर अपने अकाउंट में जमा करें, और ये चेक रखिए, इससे ज़्यादा भी चाहिए हूँ तो भी बिना किसी झिझक के कह देना। उसकी बातें हवा में उड़ाते रही ने 2 लाख का चेक काट कर दिया। और ठंडे दिमाग से उस रिश्ते को सोचिए, इसकी हकीकतों को जानिए, तो यकीन करें आपको हर चीज़ सही लगेगी और शायद मेरी मोहब्बत पर यकीन भी आ जाए। रेद अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया, चेक उसके हाथ साथ पास पड़ी टेबल पर रखकर मुड़ा और वापस रूम में चला गया। मुतीबा ने एक हसीली निगाह उसकी पुश्त पर डाली। जैसे ही वो वॉशरूम में बंद हुआ, मुतीबा ने चेक उठाकर उसकी राइटिंग टेबल की दराज में रखा और इंतहाई तैश के आलम में उसके कमरे से बाहर निकली। 2 दिन बड़े पुरसुकून गुजरी। रईद का यही ख्याल था कि मुतीबा को बात समझ आ गई और अब वो वावेला नहीं करेगी, लिहाजा वो भी रिलैक्स हो गया। उस दिन वो जल्दी वापस आ गया। ख्याल यही था कि मुतीबा को बाहर कहीं घुमाने ले जाएगा और कुछ शॉपिंग करवा देगा। घर आते ही वो लाउंज और किचन में नजर नहीं आई, क्योंकि अमूमन वो किचन में ही होती थी। सलमान, जूस बनाओ, रई ने ऊंची आवाज़ में कहा। ख्याल यही था कि वो शायद अपने कमरे में हो और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाएगी। जी भाई जी। सलमान बोतल के जिन की तरह किचन के दरवाजे में झलक दिखाकर वापस मुड़ गया। रईद कपड़े बदलने कमरे में गया। वॉशरूम से बाहर आते एक चिट उसे अपनी टेबल पर पड़ी नजर आई। आगे बढ़कर उसे खोला तो वो एक खत था। मैंने बहुत सोचा, मगर हर बार मुझे यही लगा कि हमारा रिश्ता चल नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम आपकी पहली बीवी कौन है, आपको तो उसके जज्बात का एहसास नहीं। हाँ, मगर मैं किसी मासूम की बद्दुआएं नहीं समेट सकती। पता नहीं आपकी फैमिली में से किसी ने भी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं। इस सब ड्रामे के पीछे क्या वजह थी, मुझे अब तक उसकी समझ नहीं आई। आप तलाक के पेपर समीर भाई को दे दीजिएगा, मैं उनसे ले लूँगी, मगर अब मैं दोबारा कभी आपके सामने नहीं आना चाहती। काश मुझे पहले पता होता कि मैं किसी के दूसरे के निकाह का हिस्सा बन रही हूँ, तो ये कभी ना होने देती। आपके जो भी इश्यूज़ हैं अपनी बीवी से हल कर लें और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा है जो आपको मेरे लिए महसूस हो रहा है। मैं मंजर से गायब हो गई हूँ। चंद दिन बाद जिस कशिश को आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। मुतीबा के खत को पढ़कर रई ने बेबसी के एहसास से हाथ बालों में फेरा। फौरन फ़ोन उठाकर उसका नंबर डायल किया, जो कि बंद था। रई ने गुस्से में मोबाइल बेड पर फेंका। उसी असना में सलमान जूस का ग्लास लेकर आ गया। मुतीबा किस वक्त घर से गई थी? रईद को समझ न आया, कैसे सलमान से पूछे। सर जी, वो तो आपके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही चली गई थी, सलमान ने ग्लास टेबल पर रखते हुए आम से लहजे में कहा। पर वो किस कज़न के घर गई है? एक छोटा सा बैग था हाथ में, पर कह रही थी अभी कुछ दिन वहीं रहूंगी, शायद 2-3 हफ्तों तक। मगर जब बीबी बरकते ने उसके कमरे की सफाई की और उनके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखे, तो कहने लगी 2 सूटों के अलावा भाभी अपने सब कपड़े यहीं छोड़ गई हैं। सलमान के तफसीली जवाब पर वो हाथ में थामा कागज़ मुट्ठी में सख्ती से बंद कर गया। मुतीबा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, वो अभी कुछ दिन वहीं रहेगी, उसकी किसी रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है। रई ने जल्दी से सलमान को टाला। अच्छा, वो सारी लाकर बाहर निकल गया। मुतीबा, क्या बेवकूफ़ी कर रही हो, मुझे कुछ कहने का मौका तो देती। उसके हियोले से मुखातिब हुआ। एकदम कुछ याद आने पर मुंजा को फ़ोन किया। हेलो जी, भाई कैसे हैं? मुतीबा कैसी है? उसके पहले सवाल पर ही रईद मायूस हुआ। उसका मतलब था वो शम्स के घर नहीं गई। हाँ, हम ठीक है, सोचा बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो आज फ़ोन कर लूँ। रईद ने बात बनाई। फिर चंद बातें करने के बाद शमीम को फ़ोन मिला। वहाँ भी वही हालात थे, वो भी ला इल्म थी। रईद ने कुछ सोचकर मिशाल को फ़ोन किया। उम्मीद थी ये भी बेकार है, मगर पता नहीं, एक मुहिम सी उम्मीद थी, शायद ये कुछ जानती हो। मगर फिर ख्याल आया अगर उसे मालूम होता तो ये ज़रूर बताती। फ़ोन की बैल एक तवातुर से होती रही, मगर दूसरी जानिब भी खामोशी थी। रईद ने एक बार पूरी बैले बजने के बाद दोबारा किया। की बार तीसरी बैल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? मिशाल ने बेहद संभल कर फ़ोन उठाया था। सामने बैठी मुतीबा को घूरा, जो लापरवाह सी बैठी थी। कैसी हो? रई ने मुरवतन हाल पूछा। बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, मिशाल बशाश लहजे में बोली। मैं भी ठीक हूँ। मुतीबा तुम्हारी तरफ आई है? रई ने अपना लहजा अतुल मकदूर सरसरी रखा। नहीं, क्यों, उसने आना था यहाँ क्या? मिशाल ने उल्टा उसे सवाल किया। हाँ, नहीं, वो शायद आने का कुछ कह रही थी। रईद की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। क्या हुआ, सब खैर तो है? मिशाल ने फिक्र में लहजा अपनाया।
हाँ हाँ अच्छा, कोई आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। रई ने फ़ौरन बात बनाकर फ़ोन बंद किया। परेशान सा बेड पर बैठ गया। आखिर वो कहाँ जा सकती है, यही सोच उसे परेशान कर गई। कुछ सोचकर हसन के एक दोस्त को कॉल की जो गर्ल्स हॉस्टल का डेटा रखते थे। हेलो अंकल, एक काम है आपसे। सलाम दुआ के बाद वो फ़ौरन काम की बात पर आए। जी जी बेटा, कहीं मैं हाजिर हूँ। शौकत हसन के हवाले से, रईत को हसन के हवाले से बहुत इज्जत देते थे। अंकल, किसी जानने वाले की बेटी है, उनके बारे में पता करना था। रई ने बात बनाई। जी जी बेटा, नाम बता दे, मैं पता करवा देता हूँ। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। रईत की शराफत से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्हें किसी किस्म की गलत बात का शक नहीं था। रईत ने मुतीबा का नाम दर्ज करवाया। ठीक है, मुझे 2 दिन दो, मैं पता करवा देता हूँ। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। जी जी अंकल, ज़रूर। रई ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रई ने फ़ोन बंद किया। ढूंढ तो मैं तुम्हें निकालूंगा। रईत के चेहरे पर सख्ती दर आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई इतने परेशान लग रहे थे। विशाल ने फ़ोन बंद होते मुतीबा को लताड़ा। जाहिर है हसन अंकल और बाकी सब पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे? ये परेशानी तो बंदे को आती ही है। मुतीबा ने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। रईत भाई, पता नहीं तुम जैसी बेहिस से क्यों मोहब्बत कर बैठे। विशाल ने एक बार फिर उसे गुस्से से घूरा। तुम इन हालात से नहीं गुजरी हो जिनसे मैं गुजरी हूँ। एक बिल्कुल अनजान शख्स से तुम्हारा किसी मजबूर हालात में निकाह कर दिया जाए तो मुझे बताओ, क्या तुम इस निकाह की खूबसूरती को महसूस कर पाओगी? मुतीबा सोफे से उठ गए। उसके सामने बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ, अगर मुझे समझ आ रहा हो कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करने लगा है तो मैं ज़रूर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाऊंगी। विशाल ने अपना नुक्ता नज़र बताया। तुम सिर्फ जज्बाती होकर ऐसा कह रही हो, यकीन करो। गुर्बत, मजबूरी, क्लास डिफरेंस, शख्सियतों का फ़र्क, ये वो सब वजूहात है जो मुझे दिन रात नाक की तरह डसती, और मैं इनसे अलहदगी के लिए तैयार हो गई। और फिर उनकी बीवी, सबसे बड़ी वजह, क्या उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं हो रही? मुझे यकीन है उसे रईत और मेरे निकाह का पता ही नहीं होगा। मतीबा परत उसके सामने खुल रही थी। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि तुम में से किसी ने मुझे बताया नहीं कि रईत पहले से शादीशुदा है। उफ, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं किसी के हक पर डाका डालने वाली थी, किसी की मोहब्बत का बंटवारा करने वाली थी। मतीबा के चेहरे से उसके अंदरूनी खल्फशार का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं हो मतीबा, तुम गलत समझ रही हो। रईत भाई को और प्लीज़ मिशाल, वो तुम्हारे कज़न और तुम उनके बेहद क्लोज हो, यकीनन उनकी हमायती करोगी। खैर, मुझे तुम हॉस्टल छोड़ दो बस, ये आखिरी एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। अपना बैग उठाते वो उसे कुछ भी और कहने का मौका देती चल पड़ी। 2 की बजाय 3 दिन गुजर चुके थे। शौकत ने अभी तक रईत को पता करके नहीं बताया था। अब रईत की तशवीश में इजाफा हो रहा था। ऑफिस की किसी मीटिंग में जाना था और उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। मारे बांधे मीटिंग करके जैसे ही वापस आया, मोबाइल पर शौकत की लातदाद कॉल्स देखकर चौंका। फ़ौरन उनका नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? रईत खुशगवार लहजे में बोला। दिल मुसलसल एक ही राग अलाप रहा था, है काश उस बेवकूफ़ लड़की का पता चल जाए। बेटे, आपने जिस बच्ची का नाम बताया था, एक हॉस्टल में उसी बच्ची की नाम की बच्ची 3 दिन पहले ही एडमिशन करवा कर आई है। उनकी बात सुनते ही रईत को लगा उसकी आधी परेशानी ख़त्म हो गई। ठीक है, आप हॉस्टल का एड्रेस मुझे सेंड कर दें मोबाइल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रईत तशक्कुर अमीज़ लहजे में बोला। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो मोहब्बत से बोले। फ़ोन बंद करके रईत ने मोबाइल हाथ में थामे थामे थोड़ी के नीचे रखा। फिर आखिर ढूंढ ही लिया। 3 दिन बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। नमाज पढ़कर वो फारिग हुई। दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो न जाने कहाँ से 2 भूले बसरे आंसू आंखों के किनारे पर आ ठहरे। आंखें बंद की तो कोई बड़े तमतराक से आंखों के पर्दे पर अपनी जानदार मुस्कुराहट समेत छन से वार दुआ। मुतीबा ने आंखें खोलकर हाथों पर चेहरा झुका लिया। या अल्लाह, मैं जब से उसका घर छोड़कर आई हूँ, खुद को बहलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो शख्स मेरा नहीं, और इतनी ही शिद्दत से मेरा दिल उसकी जानिब भमक रहा है। मुझे लग रहा है मैं उसके इश्क में हार गई हूँ। मैं जो उससे मोहब्बत तक नहीं करना चाहती थी, उठते बैठते दिन रात के किसी लम्हे में वो मेरी यादों से जाता ही नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को उसके बगैर करार दे दे। जब वो मेरा है ही नहीं तो मेरा दिल इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करता? क्यों ये मुझे आजिज़ किए रखता है? वो सजदे में गिरी। कितनी ही देर अल्लाह को अपने दिल का हाल सुनाती रही, रोती रही। वो उसी हालत में न जाने और कितनी देर रहती जब उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मुतीबा आंसू साफ करती जल्दी से जानिमाज से उठी। आ जाओ, भराई आवाज़ में अंदर आने का कहा। बाजी जी, आपको बड़ी बाजी बुला रही हैं। काम करने वाली एक बड़ी वार्डन का पैगाम लेकर आई। अच्छा, मैं आ रही हूँ, मुतीबा सर हिलाकर बोली। जानिमाज तय की, दुपट्टा शानों पर फैलाती अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरी। सामने ही वार्डन का ऑफिस था। नॉक करके जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे शख्स को देखकर पथरा गई। अरे आओ आओ बेटा। वार्डन बेहद शीरी लहजे में मुखातिब हुई। ब्लू जीन्स और रस्ट कलर की टी शर्ट पहने वो कोई और ही नहीं रही था। हेजल आंखें मुतीबा के चेहरे पर गाड़े हुए था। वो शशतर उसे देख रही थी। अपनी मुतविश हालत का एहसास होते ही जल्दी से नजरें उस पर से फेरी।
तुमने बताया ही नहीं कि तुम मैरिड हो, वार्डन ने शिकवा किया। आप दोनों बातें करें, मैं अभी आती हूँ। वार्डन को उन दोनों के अंदाज कुछ अजीब से लगे। मतीबा के चेहरे पर मौजूद नाफहम तासुरात और रईद की खशमगी नज़रों से कुछ अजीब सी लगी, इसलिए उसने दोनों के दरमियान से निकल जाना बेहतर समझा। मतीबा खामोशी से एक जानिब हो गई। वार्डन के बाहर जाते ही रईद अपनी जगह से उठकर आहिस्ता रवि से चलता उसके मद्दे मुकाबिल आया, जो नज़रें नीचे ज़मीन पर गाड़ी खड़ी थी। आपने क्या समझा था कहीं पे छुप जाओगी? रेत के तंज में लिपटी आवाज़ पर मुतीबा की रीढ़ की हड्डी सनसना गई। आपको किसने बताया मेरे यहाँ आने का? मुतीबा ने हिम्मत करके सर उठाकर मजबूत लहजे में उससे इस्तफार किया। मुझे किसी के आसरों की ज़रूरत नहीं, मेरे अपने बहुत से रिसोर्सेज हैं। मिशाल ने तो मेरे साथ दुश्मनी की ही है, मगर सबसे बड़ी दुश्मनी आपने की है। रईनो से बावर करवाया कि वो जान चुका है कि मिशाल ने उसका साथ दिया। मुतीबा मिशाल से दिल ही दिल में बदगुमान हुई। विशाल से बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं, उसने आपके साथ बड़ी पक्की दोस्ती निभाई है। मैंने किसी और सोर्स से पता करवाया। रेद उसके तासुरात से हमेशा की तरह उसके अंदर का हाल जान गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे ख्याल में मेरा वो ख़त काफ़ी था, मुझे बस आपके साथ नहीं रहना। मुतीबा ने फिर ज़िद्दी लहजे में कहा। आपको मैंने कहा था कि हम इस सब को कुछ दिनों बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी अकल शरीफ में बहुत सी बातें समाती नहीं है। रईद पुरतासुफ लहजे में बोला। मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज़ यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। मुतीबा काटदार लहजे में बोली। अब की बार रईद का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो जो इंतहाई नरम खोता इस वक्त शदीद तैश में आ चुका था। मुतीबा को कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। गिरफ्त इंतहाई सख्त थी, वो डर ही तो गई। इतनी बेकदरी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। क्यों नहीं मान लेती कि मुझसे मोहब्बत हो चुकी है? आपकी आंखें, आपका एक एक अंदाज इस बात की गवाही देता है कि मोहब्बत के फूल इस दिल में भी खिल चुके हैं। इन्हें नोचने पर क्यों तुली हो? रईद का गमगीन मगर सख्त लहजा और फिर उस पर मुतीबा की ज़ात के ये इंकशाफात। वो कुछ देर पहले ही तो अल्लाह के सामने एतराफ़ कर चुकी थी उससे मोहब्बत का। अब यूं फिर से वो सब सोए जज्बात जगाने पर वो बेबसी की इंतहा को छू गई। आंसू तवातर से उसकी आंखों से बहने लगे। क्यों करूं मैं मोहब्बत का एतराफ़? आपने मुझे धोखे में रखा, आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। मैं ऐसे किसी दिल में अपनी जगह नहीं बनाना चाहती जहाँ पहले से किसी का राज हो। मुझे जगह नहीं बनानी, मुझे राज करना है। उसकी मासूम सी ख्वाहिश और उस पर इतना हर धर्म एतराफ़ रईद के गुस्से को झाग की तरह बैठा गया। रईद की गिरफ्त नरम हुई मगर ख़त्म नहीं हुई। तो मेरी जान आपका ही राज है, मेरी पहली बीवी नहीं, सिर्फ मनकूहा थी, विशाल की बड़ी बहन। मुझे नहीं मालूम वो कब मुझे पसंद करने लगी। उसे कुछ साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर ने चंद माह का वक्त बताया। तब तब उसने विशाल और बाकी घर वालों के सामने ये इंकशाफ किया कि वो मरते वक्त मेरे नाम से मरना चाहती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे कभी उसने एहसास नहीं होने दिया। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उससे निकाह किया था, सिर्फ निकाह, बीवी नहीं बनाया था। उसके लिए ये इत्मीनान ही बहुत था कि वो मेरे नाम से इस दुनिया से गई। अगर मेरा नाम किसी के काम आ गया तो इसमें क्या बुराई थी? मेरी उससे अंसियत सिर्फ इंसानियत और एक दोस्त तक थी। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि मैं निकाह से पहले आपसे डिस्कस करता, जब मेरे दिल और दिमाग में वो कहीं थी नहीं। तो मैं आपसे क्यों उसके बारे में बात करता? रई ने आखिरकार इस हकीकत पर से पर्दा उठा ही दिया जो मतीबा को बेचैन किए हुए थी। मेरी पहली और आखिरी बीवी सिर्फ आप हो और रहोगी। रई ने अपनी मोहब्बत पाश नजरें उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अटकाई। और अगर ये हमदर्दी का बुखार बाद में भी रहा तो क्या आप निकाह करते जाएंगे? मतीबा का लहजा अब भी खफा था। रईद उसके मुंह फुलाकर एक नया शिकवा निकालने पर कहका लगाए बगैर नहीं रह सका। नहीं जनाब, मैं लड़कियों को कहूँगा अब मैं पूरे का पूरा एक ही बंदी का हूँ, सो अब किसी और को तलाश करिए। यार, सब लड़कियों में जालसी का ये मादा इसी तरह कूट कूट कर भरा होता है। रई नफ़ी में सर हिलाते मुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बोला। आपको क्या पता मुझे ये बात कितनी बुरी तरह खिल रही थी कि एक तो मजबूरी में मुझसे निकाह हुआ, वो भी दूसरा, और इस पर मोहब्बत का एतराफ़ भी धड़ल्ले से हो रहा है। फतीबा की बातें रईद को मुसलसल मुस्कुराते रहने पर मजबूर कर रही थी। पहली बार तो वो अपने दिल की बातें कर रही थी। रईद का बस नहीं चल रहा था, कितनी मोहब्बतें उस पर निछावर कर देता। मोहब्बत से उसे खुद में समोया। मैं समझा था कि मेरी मोहब्बत देखने के बाद इतनी अक्ल आ जाएगी कि पहली जो कोई भी थी अब तो सिर्फ आप ही आप हो। लेकिन नहीं, आपकी जज्बाती, अना और खुददारी वाली फितरत ने आपको मुझसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रईद का लहजा हल्की सी खफकी लिए हुए था। मतीबा खामोशी से उसके साथ लगी, बस उसकी मौजूदगी का यकीन कर रही थी। I figured it out from black and white, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. I know how it goes from wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight? Like us? Did they ever fight? Like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till then. Nothing can come between you and I. Saw the mistakes of up and down. Meet in the middle. There's always
room for common ground. I see what it's all like. I see what it's like for day and night, never together. Cause they see things in a different light, like us, but they never tried like us. उसके साथ लगाए लगाए रही ने चंद लाइनें पढ़ी। मुतीबा आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत की सच्चाई को महसूस कर रही थी। सॉरी नहीं बोलोगी मुझे 3 दिन मुसलसल इस अजियत में रखने के लिए कि शायद मैंने आपको खो दिया है। रही ने उसकी खामोशी को महसूस करते उसे बोलने पर उकसाया। क्यों करूँ सॉरी, जब मैं गलत नहीं थी। जो भी था आपको पहले ही मुझे ये सब बता देना चाहिए था। ये वार्निंग है कि अगर आइंदा मुझसे कोई बात छुपाई तो मैं हर चीज़ दाव पर लगा दूंगी। मुतीबा के ज़िद्दी लहजे पर वो मुस्कुराहट दबाता हुए अचकाकर उसके अंदाज देखने लगा, जो उसके कंधे से सर उठाए मज़े से बोल रही थी। यानी हर हाल में नुकसान मेरा ही करवाना है। खैर मेरे पास भी बहुत सी तरकीबें हैं जो आपको आइंदा मेरी ज़िंदगी से निकलने नहीं देंगी। रेत की बात पर उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बाकी की बातें घर चल कर ना कर ले। ये ना हो आपकी मैडम ने यहाँ कोई खुफिया कैमरा लगाया हो और हमारे मिलाप पर उन्हें मुफ्त में फिल्म देखने का मौका मिल रहा हो। रेत की बात पर उसे अपनी हालत और जगह का अंदाज़ा हुआ। फौरन फासला पैदा किया। अपना बैग ले लो, अभी तो वो चेक वापस मेरी दराज में रखने पर भी लड़ाई करनी है। रही ने उसे तनबीह की, मगर ये प्यार भरी धमकी मुतीबा को ऑफिस से निकलते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बस करिए रही, अब मुझ में और इस खौफनाक जगह पर रहने की हिम्मत नहीं है। सारी रात डरते हुए गुजरती है कि कहीं कोई शेर आकर वो हमें खा ना जाए। 2 दिन हो गए थे उन्हें इन जंगलों में रहे। रईद ने अपना वादा पूरा किया था हनीमून किसी जंगल में मनाने का। बसों पर सवार होते वो शुमाली इलाका जात की खूबसूरतियों से लुत्फानंदोज होते। 2 दिन से इन जंगलों में रह रहे थे। मैंने तो अभी पूरा हफ्ता यहाँ गुजारना है। सामने आबशार से बहते पानी को देखते वो कुछ और फैलकर पत्थरों पर उसके करीब हुआ। मुझे नहीं रहना, मैं बाबा से कहती हूँ मुझे वापस बुलाइए, जैसे भी खुद ही रहिए इस खौफनाक जंगल में। उसके तंग होते घेरे पर उसे घूरते वो नरूठे अंदाज में बोली। हसन इन दिनों पाकिस्तान आए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑफिस यहाँ सेट कर रहे थे। उनकी वापसी पर उन्होंने आखिर बार दुबई जाना था और सब वाइंड अप करके चंद दिनों में वापस हमेशा के लिए पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया था। अच्छा, छोड़कर खुद जनाब वापसी का सफ़र करेंगी। रई ने उसकी हवा से बातें करती बालों की लिटों को मोहब्बत से छुआ। क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा जीना है। वो उसके कंधे पर सर टिकाकर मज़े से बोली। अभी तो आपकी मोहब्बत को महसूस करना शुरू किया है, अभी तो मुझे ज़िंदगी से प्यार हुआ है। वतीबा बिला झिझक उससे इजहार करती थी अपनी शिद्दत और मोहब्बतों का। मुझे ये समझता था कि यह ना कि मारी लड़की इंतहाई सख्त दिल है। उसके साथ दिन रात का हर लम्हा गुजारने पर मालूम हुआ वो भी अंदर से वैसी ही नरम हो है जैसी और लड़कियां होती हैं। आप मेरे सामने कभी घबराई नहीं। रीत के सवाल पर वो हंसी। बहुत बार, खास तौर पर आपकी नज़रों में देखने की मुझ में कभी हिम्मत नहीं होती थी। आपकी नज़रें इतना शोर मचाती हैं और ऐसे देखती हैं जैसे अंदर बाहर के सब राज जान लेंगी। प्रतिभा खोए हुए अंदाज में बोलती जा रही थी। क्या अब भी? रेत के सवाल पर उसने लम्हा भर को उसकी नज़रों में देखा। अब तो और भी ज़्यादा तंग करती हैं। प्रतिभा सर झुकाते बोली। अच्छा, अब बताइए हम कल जा रहे हैं यहाँ से? मुतीबा ने फिर से बात वहीं से शुरू की। अच्छा यार, चले जाएंगे, लेकिन जॉब शॉप वाला सीन वापसी पर नहीं होगा। रईद की बात पर वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। आपकी ही कंपनी ज्वाइन कर लूंगी, वो लजाजत भरे अंदाज में बोली। ऑफिस से आने के बाद की सारी कंपनी मेरी आपके लिए ही होती है, वो ही इंजॉय करें। रईद फिर से शौक लहजे में बोला। ओफो, प्रतिभा को जॉब करने का दिल था, रईद उसे करने नहीं दे रहा था। कोई पता नहीं था जॉब मिलने के बाद अपने खर्चे पानी के पैसे रईद को देने लग जाती। अभी उसे इस खुददारी के ख्वाल से बाहर आने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। रईद को ये वक्त बहुत सोच समझ कर गुजारना था कि उसकी आदत ख़त्म भी हो, मगर इस समय उसे ठेस ना पहुंचे। मेरे बच्चे आ जाएंगे ना आपको कंपनी देने, बस कुछ देर सब्र कर ले। रईद को फिर से पटरी से उतरते देखकर मुतीबा का दिल किया अपना सर पीट ले। वो अपनी मोहब्बत से उसे इतना सिच करता था कि दोस्त जमाए बिना वो हर बात मनवा लेता था, और यही अहमियत और मोहब्बत मुतीबा को उसकी हर बात पर सर झुका देने पर मजबूर कर देती थी। मर्द का जो रूप अब उसने रईद की सूरत में देखा था वो उसे हैरान करने के लिए साथ साथ मुतीबा को मोतबर बनाता था। फिर वो कैसे उस प्यारे शख्स का दिल दुखाती, और उसे अब कभी उसका दिल दुखाना भी नहीं था जहाँ सिर्फ उसका राज था।